चलिए सभी लोगों को नमस्ते। और हम लोग शुरुआत करेंगे आज के टेस्ट के डिस्कशन का। आज आपका 62 नंबर जो सेट आपका टेस्ट हुआ है मॉर्निंग में, और उसी का डिस्कशन अभी आपका होना है। 40 क्वेश्चन डिस्कस अभी होगा, तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। और 6 to 8 साइंस का डिस्कशन अभी आपका स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें आपको 40 क्वेश्चन अभी देखने को मिलेगा। और आज का क्वेश्चन हमको लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को करना चाहिए। और सभी क्वेश्चंस को हम लोग बढ़िया बढ़िया से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई। और पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है। इस क्वेश्चन में एक चीज मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा सा हमको लग रहा है जहां तक कि एक चीज यहाँ पर और मेंशन होना चाहिए था। जैसे कह रहा है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से बोला गया, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी क्वेश्चन में मुक्त रूप की अगर बात करता है तो समझ लेना मुक्त रूप को ही हम लोग स्वतंत्र रूप भी कहते हैं। अगर मुक्त रूप से बोले, या फिर अगर आपको इंग्लिश में अगर हिंदी में स्वतंत्र रूप की अगर बात करता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम है। तो मुक्त रूप से बोले या फिर स्वतंत्र रूप से बोले या फिर अपने आप अगर ऊपर से गिर रहा है तो इसकी स्थिति सेम होती है। लेकिन इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी क्वेश्चन में मुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप की अगर बात होती है या अपने आप गिरने की बात होती है तो यहां पर आपको एक कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वह कंसेप्ट हमारा इस केस में क्या होगा, तो प्रारंभिक वेग का जीरो मानना। प्रारंभिक वेग जो होगा वो हमको जीरो मानना पड़ेगा। ये कंडीशन है, क्योंकि कंडीशन को ध्यान में रख करके आपको चलना पड़ेगा। यूट्यूब पर डेली डिस्कशन होता है, हाँ डेली आपको मंडे टू फ्राइडे ये डेली डिस्कशन होगा। और आपके किसी भी एग्जाम के लिए साइंस के जो क्वेश्चन है ये यूजफुल है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चाहे आप रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार बीपीएससी की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या टीचर्स भर्ती की तैयारी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइंस के क्वेश्चंस का एरिया वही रहता है। और अगर प्रॉपर मेरे साथ कनेक्ट होकर के डिस्कशन अगर डेली बेसिस पर अगर आप मंडे टू फ्राइडे करते हैं साइंस का 40 क्वेश्चन का, तो इससे बहुत बेनिफिट होगा। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और आपके मार्क्स साइंस में खास करके आपके अच्छे आएंगे। लेकिन अगर आपको ये लगेगा कि सर ये तो इसका है तो हम नहीं पढ़ेंगे, उसका है तो हम नहीं पढ़ेंगे, तो वो आपकी गलत फहमी है। हम आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि हम भी लगातार साइंस के क्वेश्चन का डिस्कशन कराते हैं, इतने दिनों से करा रहे हैं, कुछ तो हम लोगों को भी आइडिया होगा। इसलिए हम आपको कहते हैं आपका कोई भी बैकग्राउंड हो फर्क नहीं पड़ता है। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, 40 क्वेश्चन का जो साइंस है वो कराया जाता है। ये श्योर आप करिए, आपके कंसेप्ट बिल्डअप होंगे और ओवरऑल आपके मार्क्स को हमेशा इंप्रूव करेगा। ठीक है, अब बाद बाकी जैसा आपका है वैसा आप मानिए। तबीयत उतना बढ़िया नहीं है, फिर भी आपकी क्लासेस हम आप ही लेंगे, क्योंकि इधर लगातार क्लासेस आपका सैटरडे संडे का नहीं ले पाए थे, क्योंकि तबीयत खराब थी और कुछ अर्जेंट काम भी पड़ गया था। लेकिन आज फिर भी सोचे कि नहीं आप लोगों का क्लास नहीं लिए हैं, तो चूंकि लगातार क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता है तो क्लास हम आपका लेंगे। इसीलिए सोचे कि नहीं मेडिसिन खाए हुए हैं, फिर भी क्या, फिर भी क्लास आराम आराम से आपको 40 क्वेश्चन हम अभी कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला चीज आ गया हमारे सामने कि ये कंडीशंस हमेशा लागू होगा जब भी कोई वस्तु अपने आप गिरता है। और उस परिस्थिति में आपको हमेशा ध्यान रखना है, मुक्त रूप से बोले कि स्वतंत्र रूप से बोले कि अपने आप अगर गिर रहा है या गिराया गया, ऐसी परिस्थिति में याद रखना प्रारंभिक वेग का मान 0 होता है। कह रहा है कि पृथ्वी की ओर गिरता है, किधर गिरता है, तो पृथ्वी की ओर गिरता है। और तब कह रहा है कि इसकी ऊर्जा क्या होगी। देखिए यहां पर मुझे लग रहा है कि यहां पर थोड़ा सा एक चीज और मेंशन होना चाहिए, इसकी ऊर्जा क्या होगी। ये जो मेंशन लिखा हुआ है ना, इसमें आप एक चीज सुधार कर सकते हैं, इसमें कुल ऊर्जा कह दीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें मेरे भाई कुल ऊर्जा कह दीजिए, नहीं लिखा है तो ऊर्जा ही समझ के चलेंगे, लेकिन आपको समझ लेना है कि यहां पर कुल ऊर्जा की हम बात करेंगे। इसकी कुल ऊर्जा क्या होगा ये आपको मान के चलना पड़ेगा। अगर ऊर्जा लिखा है तो ये तो नहीं लिखा है कि गतिज ऊर्जा होगा कि स्थितिज ऊर्जा होगा, इसका मतलब ऊर्जा सिर्फ लिखा है, इसका मतलब कुल ऊर्जा की यहां पर बात कर रहा है। क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए और उसी बेसिस पर आपको आंसर्स करना है। सर कहाँ पे ये टेस्ट 40 बताइएगा। ये आपका 40 क्वेश्चन का जो सेट होता है ये आपको हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है भिकना पहाड़ी में सुबह के 8 बजे आपको टेस्ट होगा। आप आकर के डेली टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने से हमेशा बेनिफिट होगा। ठीक है, हाँ टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट होगा, बिल्कुल सही बात। आप लगातार क्लास कर रहे होंगे, इसीलिए अगर हम ऊर्जा सिर्फ लिखा तो हम समझ के चलेंगे कुल ऊर्जा की बात कर रहा है, और कुल ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो अचर रहेगा, इसका मतलब वो रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। अब इसके कंसेप्ट को समझिए। मान लेते कि कोई भी वस्तु हमारा ये है और वस्तु किधर गिर रहा है, तो वस्तु पृथ्वी पर गिर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये ऊपर है तो नीचे पृथ्वी होगा, तो हम पृथ्वी के लिए यहां पर एक लाइन ऐसे खींच देते हैं और कह देते हैं कि ये हमारा धरातल है, ये हमारा पृथ्वी है। जैसा कह रहा है वैसा ही काम करना है।
अब ऊपर से कोई वस्तु मान लेते कि ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, और क्वेश्चन में ये बोल दिया कि मुक्त रूप से गिर रहा है या स्वतंत्र रूप से गिर रहा है या अपने आप गिराया गया, तब हम लोग ऐसी परिस्थिति में हमेशा प्रारंभिक वेग को 0 मान के चलेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई ध्यान रखना है कि जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा होगा, जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा होगा और जमीन पर भी अगर टकरा जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गिरते समय आपको ध्यान रखना है कि इसके किसी भी बिंदु की अगर हम बात कर लें, इसके किसी भी बिंदु, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, वस्तु कहीं पर भी अगर आ जाता है, इसके किसी भी बिंदु पर अगर वस्तु आएगा, यहां पर किसी भी जगह पर अगर वस्तु आएगा, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, हम यहां पर लिख भी देते हैं किसी भी बिंदु पर, यानी कि ऊपर से नीचे आते समय किसी भी बिंदु की हम बात करते हैं, हमेशा के लिए याद रखना कि किसी भी बिंदु पर कुल ऊर्जा का मान नियत होगा। कुल ऊर्जा का जो मान होगा वो नियत होगा। कुल ऊर्जा का जो मान होगा मेरे भाई वो नियत होगा। किसी भी बिंदु पर आप उठा के देख लीजिए, चाहे आप यहां देखिए कि चाहे आप यहां देखिए, कि इसी के किसी भी बिंदु पर आप देख लीजिए, जो टोटल एनर्जी होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, कुल ऊर्जा का मान नियत होता है। और जब कुल ऊर्जा का मान नियत होगा तो ऐसे परिस्थिति में हम कहते हैं यहां पर हमारा ऊर्जा संरक्षित होगा, यानी कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर हमारा आधारित होगा। हम कहेंगे यहां पर ऊर्जा संरक्षित की बात करेगा, यानी कि ऐसे केस में कुल ऊर्जा अगर नियत होगा तो हम कहेंगे ऊर्जा संरक्षण के पर आधारित, यानी कि ऊर्जा संरक्षण पर ये आधारित हमारा हो गया। अब दूसरी बात आपको ये लाइन समझना है मेरे भाई कि चलो ये तो ठीक है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा कहां पर कहेंगे ऊर्जा संरक्षण पर ये आधारित होगा, ये बात हम लोगों को पता चल गया। और कुल ऊर्जा का नियत हो गया, नियत का मतलब होता है कांस्टेंट, नियत का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है रिमेन्स कांस्टेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी अचर रहेगी, वो कभी नहीं बदलेगी, याद रखना। लेकिन कौन नहीं बदलेगी? तो कुल ऊर्जा नहीं बदलेगा, ऊर्जा, कुल ऊर्जा नहीं बदलेगा। अब कुल ऊर्जा की अगर आप बात करते हैं इसमें दो दो एनर्जी हमारे सामने आता है, और दो एनर्जी हमारे सामने क्या आएगा? तो एक तो काइनेटिक एनर्जी आएगा और दूसरा इसमें कौन सा एनर्जी आएगा? तो कहेंगे हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी आएगा। और ये दोनों मिलाकर के हमारा टोटल एनर्जी होता है, और हम कहते हैं कि ये टोटल के टोटल हमारे कांस्टेंट होंगे। तो लेकिन इस परिस्थिति में क्या होगा? तो टोटल मान तो नियत रहेगा, लेकिन इसमें परिवर्तन होगा। जब ऊपर से नीचे कोई भी चीज गिरता है तो उसकी गति बढ़ती है, और जब गति बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। लेकिन मेरे भाई जितने से गतिज ऊर्जा बढ़ेगा इसका मतलब उतने से ही हमारा स्थितिज ऊर्जा का मान घट जाएगा, लेकिन टोटल अभी भी कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन, टोटल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ये इसको दे देगा तो ये इसको दे देगा, ये इसको दे करके ये इससे ले लेगा तो इसका मान घटेगा, इसका मान बढ़ जाएगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहता है कि कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन कहता है। तो मेरे भाई यहां पर कहीं ना कहीं जो कंसेप्ट हमारा काम कर रहा है वो एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट काम करता है। कई बार आपको ये लाइन भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको यही लाइन लिखेगा, हो सकता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट आपको इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा है, और वहां पर दे देगा कि ऊर्जा संरक्षित रहेगी, वहां पर दे देगा द्रव्यमान संरक्षण रहेगा, या फिर इस तरह से कुछ और आपको दे देगा। तो मेरे भाई जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे की ओर गिरेगी तो इस पर किसी भी जगह पर अगर हम लोग देखेंगे तो ऊर्जा का मान भी नियत रहेगा, कुल ऊर्जा का मान नियत रहेगा, यानी आप कह सकते हैं कि यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी काम करेगा, साथ साथ मेरे भाई यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मास भी हमारा काम करेगा। क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान जितना यहां पर है वहां अगर किसी भी बिंदु पर अगर देखेंगे तो द्रव्यमान उतना ही रहेगा, यानी द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये द्रव्यमान संरक्षण पर भी हम कहेंगे, द्रव्यमान संरक्षण भी हमारा यहां पर होगा। तो सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होगा, यहां पर हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास भी हो जाएगा। तो द्रव्यमान संरक्षण और हम कह सकते हैं ऊर्जा संरक्षण, दोनों का कंसेप्ट हमारा यहां पर काम करता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये आपको एनर्जी कंजर्वेशन से पूछा गया है, क्योंकि एनर्जी की बात कही गई। तो कुल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब ऊपर से नीचे आता तो गति बढ़ेगा, तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा, ये आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है? हम लोग आज तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई भी अगर हमारे सामने ऊर्जा दिखता है तो एक ही लाइन में कह लीजिए कि ऊर्जा का मात्रक हमारा क्या होता है, यहां पर जूल होगा। लेकिन ये ऊर्जा का मात्रक जो जूल है ये कौन सा मात्रक है? तो आपको एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जिसको एसआई यूनिट आप कहते हैं। तो मेरे भाई एक चीज आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि मान लेते हैं हम किसी भी चीज को उठा करके देख लेते हैं, जैसे कि कार्य बराबर हमारा क्या होता है, समझना, कार्य बराबर हमारा बल गुना क्या होता है, कहेंगे बल गुना तो विस्थापन हो जाता है। कार्य बराबर हमारा बल गुना क्या होगा, कहेंगे यहां पर बल गुना विस्थापन हो गया।
अब ऐसी परिस्थिति में अगर बल की अगर बात करते हैं तो बल का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। कोई भी बल होगा उसका यूनिट न्यूटन होगा। और विस्थापन एक प्रकार का दूरी होता है, तो दूरी को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में। और हम लोग कार्य को हम लोग एक प्रकार का ऊर्जा कहते हैं। कार्य हमारा क्या है, तो एक प्रकार का ऊर्जा है। और ऊर्जा का जो यूनिट होगा वो तो आपको जूल ही होना है, और ये प्रूव्ड करके हम लोग को देखना है। इसका मतलब मेरे भाई, अगर ये कार्य एक प्रकार का ऊर्जा है, ऊर्जा का यूनिट अगर हमारा यहां पर जूल हो रहा है, तो हम कहेंगे ये यूनिट यूनिट हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब न्यूटन गुना मीटर जो है ये भी कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, कहीं हमारा जूल होगा, और जूल को जे से दिखाते हैं। इसलिए हम लोग ये भी कहते हैं कि एक जूल जो हमारा होगा वह कितने न्यूटन मीटर के बराबर होगा। तो मेरे भाई एक जूल हमारा 1 न्यूटन मीटर के बराबर होगा। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो जूल है ये न्यूटन मीटर के बराबर है, इसलिए हम इसमें भी 1 लगाएंगे तो इसमें भी 1 लगाना पड़ेगा। हम कह सकते हैं ये बराबर है। और वैसे भी आप यहां से चेक कर सकते थे कि कार्य एक प्रकार का ऊर्जा होता है, ऊर्जा का यूनिट जूल होता है। तो इसका मतलब इसका अगर यूनिट जूल होगा तो इसका मतलब इन दोनों के गुणनफल का भी यूनिट जूल होना चाहिए, क्योंकि यूनिट और यूनिट हमारा बराबर होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो जूल तो ऊर्जा का मात्रक है। यहां पर न्यूटन गुना मीटर, अभी जस्ट हम बोले कि वो भी हमारा क्या है, कहेंगे ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है। और इसी को तो हम लोग न्यूटन गुना मीटर को ही तो हम लोग जूल कहते हैं। यानी कहने का मतलब न्यूटन गुना मीटर को ही हम लोग क्या कहें, तो यहां पर जूल कहते हैं। ये भी सही है। लेकिन अगर हम लोग किलो वाट या वाट की जब कभी भी बात करते हैं तो हमेशा याद रखना मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं आपको शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपको यहां पर शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। और शक्ति कहने का मतलब हम यहां पर पावर की बात करते हैं। क्योंकि अगर पावर की बात करते हैं तो हम लोग ये पता होना चाहिए कि पावर इक्वल टू हमारा क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम होता है। पावर इक्वल टू हमारा क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम। और वर्क हमारा क्या, तो एक प्रकार का कार्य हमारा ऊर्जा होता है। वर्क मतलब कार्य, और कार्य एक प्रकार का ऊर्जा, ऊर्जा का यूनिट जूल होगा। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होगा। जूल पर सेकंड को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर वाट कहते हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, अगर वाट बोल दे कि किलो वाट दे बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सभी पावर के यूनिट होंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये सिर्फ पावर का ही यूनिट नहीं हो सकता, और भी किसी चीज का यूनिट हो सकता है अलग अलग वे में। लेकिन हम लोग को समझना है कि ये हमारा कार्य का ये यूनिट नहीं है। ये बात आपको ध्यान, सॉरी ये ऊर्जा का यूनिट नहीं है। ये बात तो क्लियर हो गया, क्योंकि वाट की बात आती है। तो अगर ये यूनिट नहीं है तो हमारे आंसर जो होंगे मेरे भाई वो क्लियरली दिख रहे हैं कि हमारे आंसर ऑप्शन नंबर सी ही राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको दे रखा है, और अगर इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन में दे रखा है जनरली टर्म यूज किया है, यानी कि सामान्यतः बोला है मेरे भाई। और सामान्यतः अधातु विद्युत के क्या होते हैं, तो चालक नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो भी अधातु होता है, अगर आप देखेंगे मेरे भाई कुछ यहां पर एक्सेप्शन को छोड़ करके, कुछ अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए, तो मैक्सिमम जो अधातु की अगर हम बात करते हैं वो विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं कि वो हमारे अधातु रहते हुए भी अगर वो विद्युत धारा का प्रवाह करता है, इसका मतलब उसका वो चालक होगा। तो हम आपके सामने में अभी बताएंगे कि कौन सा ऐसा अधातु है जो विद्युत का चालन कर सकता है, जो विद्युत का वहन कर सकता है, जो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। हम उसी की बात अभी करेंगे। तो मेरे भाई आपके सामने हीरा है, आपके सामने फ्लोरीन है, और आपके सामने सल्फर है। अगर हम हीरा की बात करते हैं तो हीरा हमारा डायमंड, और ये हमारा क्या है, तो कहेंगे एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा होता है। इसमें कहीं से भी मेरे भाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसमें कहीं से भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसमें कहीं से भी हमारा यहां पर हम कहेंगे कोई संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा होता है। जब एक कार्बन से हमारा जब चारों कार्बन जुड़ा हुआ होगा, तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे यहां पर हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि मेरे भाई हम कहेंगे यहां पर हमारा कंप्लीट रूप से इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे वो भाग लिए होंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो मेरे भाई जब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो हमारा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्योंकि हम एक बात जानते हैं, अगर हम आपको एक कंसेप्ट यहां पर बता दें, इसको समझिए गौर से। अगर हम किसी धातु की अगर बात करते हैं तो धातु को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल कहते हैं। तो जितने भी धातु होते हैं मेरे भाई, इन सभी धातु में याद रखना, सभी धातु की हम बात कर रहे हैं, किसी एक धातु की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम सभी धातु की बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना कि सभी धातु में मेरे भाई यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सभी धातु में क्या होगा, तो यहां पर ध्यान रखना है कि सभी धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये लाइन आपको एकदम ध्यान रखना। इसीलिए अगर आप धातु की जब बात करोगे तो धातु में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो ऐसे केस में इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होता है। तो ये लाइन भी हम लोग जानते हैं। जब धातु में हमारा ऐसा होता है तो हम लोग ये लाइन भी जानते हैं
कि मेरे भाई कि किसी चालक की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो किसी चालक की हम बात करते हैं, तो किसी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किसी चालक में यदि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किसी चालक में यदि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा, किसी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, तो आपको याद रखना यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, तो हम यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, और मुक्त इलेक्ट्रॉन हम जिसको कह रहे हैं वो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये तो क्लियर हो गया, चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहां भी ध्यान रखना है मेरे भाई कि अगर हम बात करते हैं यहां पर किसका, तो हम यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट। अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं आयन, अगर मान लेते हैं किसी सॉल्यूशंस की अगर हम बात करते हैं, समझना गौर से, हम किसी सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सॉल्यूशन कहने का मतलब जो जलीय विलयन होंगे, जो घोल होते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब किसी सॉल्यूशन की बात होती है, तो किसी सॉल्यूशन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती तो वो किसके कारण, किसी सॉल्यूशन में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो किसके कारण, तो याद रखना मेरे भाई यहां पर आयंस के कारण होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यहां पर किसके कारण होगा, तो यहां पर हम कहेंगे आयंस के कारण हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, ये बात कम से कम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और देखिए आसानी से आप बता पाओगे। अगर मेरे भाई अधातु की बात कही गई है कि कौन सा, जनरली बोला गया जनरली हमारा जो अधातु होता है वो विद्युत के चालक नहीं होते, ये स्पष्ट बात ये सही है, क्योंकि अधातु कभी भी विद्युत का चालन नहीं करेगा, क्योंकि अधातु के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। ये इसका स्टेटमेंट है। ऐसा इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक वो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा उससे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा विद्युत का चालन अच्छा चालक होगा। तो मेरे भाई हीरा है, सल्फर है, फुलडीन है, ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं, तो यहां पर हम कहेंगे तीनों के तीनों हमारे अधातु हैं। ये तीनों के तीनों, यानी ये तीनों के तीनों की अगर बात करेंगे तो ये भी हमारे अधातु, ये भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। मेरे भाई एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर हम फुलडीन की बात कर लेते हैं, हीरा की बात कर लेते हैं, सल्फर की बात कर लेते हैं, ये सभी हमारे क्या है, तो याद रखना ये सभी के सभी हमारे क्या है, ये सभी हमारा यहां पर अधातु है, ये सभी हमारे अधातु हैं। और जब ये सभी हमारे अधातु है तो ये विद्युत धारा प्रवाहित क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना, यानी मेरे भाई कहने का मतलब है इसमें ये सभी अधातु हैं और ये विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये क्या नहीं करेगा, तो मेरे भाई ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा, ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा। एक लाइन में आप जान लीजिए विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा। अगर ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्योंकि मेरे भाई इसके पास क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि अगर आप इनको देखेंगे, क्योंकि इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, क्योंकि इनके पास क्या नहीं होगा, क्योंकि इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान नहीं होता है, क्योंकि इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। एक लाइन में आप जान लीजिए। अब आप कहोगे कि सर इनमें से अगर हमारा कोई नहीं होगा, तो जाहिर सी बात हम लोग आंसर क्या करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन एक बात हम आपको अब बताना चाहते हैं कि हम यहां पर अपवाद की बात कर रहे हैं, ये एक्सेप्शन है, आपको याद करना पड़ेगा। और ये अपवाद है मेरे भाई, और अपवाद में अगर हम बात करें किसका, तो हम यहां पर अपवाद की बात करते हैं, तो ये हमारा हीरा की हम अपवाद किसका, तो हम ग्रेफाइट की हम बात करते हैं। तो मेरे भाई ये जो हमारा ग्रेफाइट होता है, आपको लगेगा सर ग्रेफाइट भी हमारा कार्बन का बना होता है, हमारा डायमंड भी कार्बन का बना होता है, हमारा फुलरिन भी 60 कार्बन का बना होता है। तो सर इनमें क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे भाई इनमें जो भी कार्बन है ना, वो कंप्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करके बॉन्ड बनाए हुए हैं। लेकिन इस ग्रेफाइट की जब हम बात करते हैं, जब इसके स्ट्रक्चर को आप देखने के लिए जाओगे, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ऐसा लगेगा कि ग्रेफाइट के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच में तो बॉन्ड होता है, लेकिन कुछ बॉन्डिंग डबल बॉन्ड के कारण क्या होता है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे मुक्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में रह जाता है। इसीलिए हम कहते हैं उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और वही मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा प्रवाहित इसमें कर देता है। तो मेरे भाई ग्रेफाइट की अगर बात करते हैं तो ये अपवाद के केस में इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसमें भी कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग होती है, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपकी बॉन्डिंग में भाग नहीं ले पाता है, जिसके कारण इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन बच जाता है। यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि सब भाग नहीं ले पाता है। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है मेरे भाई, हम कहेंगे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देता है। यही क्या करता है, तो यहां पर विद्युत धारा का प्रवाह कर देता है। ये लाइन आपको ध्यान रखना है, ये बॉन्डिंग के बेसिस पर हमारा होता है, तो यहां पर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। तो ग्रेफाइट हमारा एक ऐसा पदार्थ है
ग्रेफाइट हमारा एक ऐसा पदार्थ होता है जो विद्युत धारा का भी प्रवाह करेगा, साथ ही साथ उष्मा का भी प्रवाह करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों होता है। ये अपवाद है, इसलिए आप अपवाद के सेंस में इसको आप समझेंगे तो ग्रेफाइट की हम बात करेंगे। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, फुलरीन हमारा 60 कार्बन से बना होता है और जो फुलरीन का स्ट्रक्चर होता है वो फुटबॉल की तरह एकदम जंबल आकार का होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, आप ऐसे पढ़ते होंगे कि किसी को अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उनको घेघा रोग होता है, और आप ऐसे भी पढ़ते होंगे कि अगर किसी को थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उनको भी घेघा रोग होता है, पढ़ते होंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात पता चल रहा है कि आयोडीन किस हार्मोन का संश्लेषण करता है, तो आप सीधा कहेंगे वो थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण करता है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो थायरोक्सिन हमारा हार्मोन होता है वो आयोडीन और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर थायरोक्सिन हार्मोन की हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या, तो कहेंगे ये थायरोक्सिन तो हमारा हार्मोन है। और आप ये बात जानते होंगे कि सभी हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। सभी हार्मोन मेरे भाई किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन के बने होते हैं। तो आप ये भी यहां पर कह सकते हैं जो थायरोक्सिन हार्मोन हमारा होता है ये किसका बना होगा, तो हम कहेंगे यहां पर आयोडीन तो हमारा यहां पर होगा ही होगा। यहां पर हम कहेंगे आयोडीन तो हमारा होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ मेरे भाई हम कहेंगे यहां पर प्रोटीन भी उसमें शामिल होगा। क्योंकि जितने भी आप हार्मोन देखते हैं सभी हार्मोन में क्या होगा, तो प्रोटीन होता है। सभी हार्मोन किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई कि जो थायरोक्सिन हार्मोन हमारा होगा उसमें आयोडीन और प्रोटीन दोनों होगा, और इन्हीं दोनों की वजह से वो हमारा क्या होता है, बनता है। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर जो हमारा थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड हमारा होता है, इस थायराइड ग्लैंड से क्या सिक्रेट करेगा, तो कहेंगे यहां से थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। यहां से किसका सिक्रेशन होगा, तो यहां से थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। यहां पर थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और अगर मान लेते हैं कि किसी में अगर इस थायरोक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो जाती है, अगर मान लेते हैं कि किसी में इसकी अगर कमी हो जाएगी तो आपको एक लाइन में ध्यान रखना, उसको ग्वाइट्री हो जाता है। कैसा बीमारी होगा मेरे भाई, तो आप सीधा कहिएगा सर उनको तो घेघा रोग हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो नमक की कमी से ऐसा होता है, थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन सिक्रेट करता है। लेकिन याद रखना वो आयोडीन और प्रोटीन का बना होता है, ये बात ध्यान रखना। और सभी हार्मोन तुम्हारे, अगर हम बात करते हैं यहां पर अगला हमारा एक हार्मोन यहां दे रखा है, अगर हमारे सामने एड्रेनलिन हार्मोन की बात करता है तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, और ये जो एड्रिनल ग्लैंड हमारा होता है, हमारे किडनी लेफ्ट साइड और राइट साइड जो किडनी होता है उसी लेफ्ट साइड और राइट साइड किडनी के जस्ट ऊपर में हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है। ये बात ध्यान रखना, दोनों तरफ होता है, तो ये दोनों साइड हमारा होता है। लेकिन अगर इस एड्रेनलिन ग्लैंड की बात करते हैं जो हमारा होता है, इससे निकलता है क्या, तो कहेंगे इससे हमारा एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इससे किसका सिक्रेशन होगा, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई एड्रेनलिन हार्मोन का, इससे एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है अगर इसका सिक्रेशन होता है तो ये क्या करता है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, यहां से जो एड्रेनलिन हार्मोन हमारा सिक्रेट करता है, यहां से जो हमारा निकलता है, ये हमारा यहां पर एड्रेनलिन हार्मोन का क्या क्या नाम हो सकता है, तो मेरे भाई बहुत ज्यादा फेमस है, ये हमारा स्ट्रेस हार्मोन भी होता है। ये इस हार्मोन को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस हार्मोन को हम लोग यहाँ पर स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। साथ ही साथ सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन कहने से काम नहीं चलेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हमारा 3F हार्मोन भी होता है। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, आपको ये भी कहना पड़ेगा मेरे भाई कि ये हमारा क्या है, तो कहेंगे यहाँ पर हमारा इमरजेंसी हार्मोन के रूप में भी हमारा इस्तेमाल होता है। ये हमारा इमरजेंसी हार्मोन है, यही हमारा क्या होता है कि यहाँ पर इमरजेंसी हार्मोन होता है। और याद रखना जो भी ब्लड प्रेशर वगैरह होता है इन सबको कंट्रोल करता है, हमारे स्ट्रेस तनाव को भी कंट्रोल करता है। आप देखिएगा आपका एग्जाम का टाइम है और उस परिस्थिति में आपकी तैयारी अगर बहुत अच्छी नहीं है, या फिर अगर बहुत अच्छी तैयारी है भी तो दिमाग में अगर बहुत कुछ चल रहा है, तो वैसी परिस्थिति में आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो यही हार्मोन है जो हार्मोन आपके माइंड को बैलेंस करेगा, इसका मतलब है, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, 3F हार्मोन भी कहते हैं, और यहाँ पर इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और याद रखना ये हमारे ब्लड प्रेशर वगैरह को भी कंट्रोल करता है, जो कि हमारे किडनी के टॉप पर होता है। लेकिन जो भी हार्मोन हम लोग देख रहे हैं, इन सभी हार्मोन की अगर हम बात करते हैं, ये सभी के सभी प्रोटीन के बने हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर एक और स्टेटमेंट यहाँ बचा हुआ है जिसकी अगर हम बात करेंगे, तो मेरे भाई ये ऑक्सीजन है। आपको ध्यान रखना ये जो ऑक्सीजन हमारा हार्मोन होता है, इस ऑक्सीजन हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन हार्मोन हमारा एनिमल हार्मोन नहीं है, लेकिन मेरे भाई ये ऑक्सीजन जो था हमारे प्लांट हार्मोन होते हैं।
ये हमारे पौधे में पाए जाते हैं। ये कौन सा हार्मोन है? तो हम लोग सीधा सीधा कहेंगे ये हमारे प्लांट हार्मोन होते हैं। और याद रखना यही ऑक्सीजन क्या करता है, तो कहेंगे प्लांट को, पौधे को, प्लांट को क्या करता है, तो हम कहेंगे यहाँ पर सीधे सीधे यही हमारा क्या करता है, उसकी शीर्ष वृद्धि कराता है। या फिर आप कहेंगे इसी के कारण क्या होता है, तो कहेंगे सूरज की दिशा में क्या होता है, हमारा प्लांट मुड़ जाता है। तो यही प्लांट हमारा हार्मोन होता है जो कि शीर्ष वृद्धि कराता है प्लांट वगैरह में। लेकिन ये प्लांट हार्मोन है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हाँ, प्लांट हार्मोन है, शीर्ष वृद्धि कराता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आंसर हम लोग थायरोक्सिन हार्मोन करेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे भाई यहां दे रखा है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कि वे जीव आप बताइए जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए, किसका प्रयोग करते हुए, तो हमारे सोलर एनर्जी का प्रयोग करते हुए, कह रहा है कि जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं मेरे भाई, और कार्बनिक यौगिक, और कार्बनिक यौगिक दो तरह का चीज होता है। अकार्बनिक यौगिक कहने का मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, जल की मात्रा हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो गया, साइनाइड गैस हो गया, ये सब हमारा क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है। तो यहां पर अगर अकार्बनिक यौगिक से बोला गया है कि अकार्बनिक जो हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उस अकार्बनिक यौगिक से क्या बनाना है, तो इस अकार्बनिक यौगिक से यहां पर कार्बोहाइड्रेट बनाना, यानी कि कार्बनिक यौगिक का आपको संश्लेषण करना है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारे प्लांट में देखिएगा तो ये आपको स्टार्च के रूप में होगा, और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कार्बनिक यौगिक में आता है। तो मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर वे जीव जो सोलर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए ऐसा करता है, इसमें कौन होगा, तो किसमें, इसमें सभी हरे पेड़ पौधे होंगे। इसका मतलब जब सभी हरे पेड़ पौधे होंगे तो आपको ये चीज ध्यान रखना मेरे भाई, अगर हम सभी हरे पेड़ पौधे की अगर हम इसमें बात कर लें, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो सभी हरे पेड़ पौधे की हम इसमें बात कर रहे हैं। इसमें हम सभी हरे पेड़ पौधे की हम बात कर रहे हैं। अगर इसमें सभी हरे पेड़ पौधे की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखना कि सभी हरे पेड़ पौधे की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका काम ही होता है, इसका काम क्या होगा, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये क्या करता है, ये सभी हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो मेरे भाई यहां पर तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे। लेकिन अगर ये प्रकाश संश्लेषण अगर ये करते हैं, अगर ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसका मतलब ये क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करके, तो ये यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहां पर अकार्बनिक यौगिक की बात कर रहे हैं, ये हमारे अकार्बनिक यौगिक को किस में बदल देगा, तो यही प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये कार्बनिक यौगिक में उसको बदल देता है। तो मेरे भाई एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, और हम कहेंगे यहां पर कार्बनिक यौगिक बन गया। और जो कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक का जो लफड़ा है वो भी आप बता सकते हो। तो मेरे भाई हम कहेंगे अकार्बनिक यौगिक की अगर बात करें, जैसे पानी हमारा क्या है, अकार्बनिक यौगिक, हमारा HCl क्या है, कोई भी एसिड हमारा क्या है, अकार्बनिक यौगिक। अगर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो अकार्बनिक यौगिक। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक। यानी कहने का मतलब है एटसेट्रा, आप देख रहे हैं ये सभी के सभी हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, अकार्बनिक यौगिक होता है। और जब प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो उनको ये सब चीज चाहिए होता है, और इसी को क्या करता है, कार्बनिक यौगिक में बदलता है। लेकिन ये जो कार्बनिक यौगिक हमारा होगा वह किस रूप में होगा मेरे भाई, तो वह कार्बोहाइड्रेट के रूप में होगा। वह किस रूप में होगा, तो हम लोग कहेंगे यहां पर कार्बोहाइड्रेट के रूप में होगा, या फिर हम कहेंगे यहां पर कार्बोहाइड्रेट को ही हम लोग स्टार्च कहते हैं, स्टार्च के रूप में होगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो आफ्टर फोटोसिंथेसिस जो कुछ भी हमारा बनता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम लोग को मिलता है और स्टार्च के रूप में मिलता है। और यही स्टार्च क्या होता है, तो कहेंगे प्लांट में जाकर के स्टोर होता है। तो मेरे भाई भोजन के रूप में यही स्टोर होता है। हम कार्बोहाइड्रेट को यहां पर क्या कहेंगे, तो ये हमारा स्टार्च के रूप में हमारे प्लांट में स्टोर होता है। तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि सभी पौधे में भोजन जो है स्टोर होता है वो किस रूप में होता है, तो स्टार्च के रूप में होता है। तो ये तो हो गई कि सभी हरे पेड़ पौधे की बात करेंगे। और हम सभी लोग जानते हैं पूरे के पूरे अपने इकोलॉजी में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को पता है कि मेरे भाई कि अगर हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें जो सभी हरे पेड़ पौधे हमारे होते हैं ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर प्रोड्यूसर के रूप में होते हैं। ये किसके रूप में होंगे, तो ये प्रोड्यूसर के रूप में होंगे। और प्रोड्यूसर को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर उत्पाद कहते हैं। प्रोड्यूसर को हम लोग क्या कह देंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर उत्पाद कह देंगे। ये लाइन आपको ध्यान रखना है। तो प्रोड्यूसर हमारा क्या, तो कहेंगे यहाँ पर उत्पाद है। तो सभी हरे पेड़ पौधे आप देखते होंगे मेरे भाई जो फूड चेन होता है, तो उस फूड चेन में एक चीज आप ध्यान रखते होंगे, प्रोड्यूसर सभी हरे पेड़ पौधे हमारे सबसे पहले होते हैं। और हरे पेड़ पौधे को खाने वाला कौन है, तो हरे पेड़ पौधे तो अपना खुद भोजन खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस करके। ये हमारा क्या होता है, कहेंगे यहाँ पर ये अब स्वपोषी कहलाता है। लेकिन स्वपोषी के दौरान ये क्या करता है, इसको खाने वाला फिर कीट होगा, कीट को खाने वाला फिर मेढक वगैरह होगा, मेढक को खाने वाला सांप होगा, सांप को खाने वाला आगे। तो इस तरह से हमारा फूड चेन चलता रहता है।
तो आप देखते होंगे मेरे भाई, अगर आपसे क्वेश्चन बोला गया है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्या हमारा मेरे भाई की फोटोसिंथेसिस की क्रिया सिर्फ हमारा हरे पेड़ पौधा करता है? नहीं, हम यहां पर कह सकते हैं कि कुछ बैक्टीरिया भी हमारा फोटोसिंथेसिस करता है। वो बैक्टीरिया हमारा क्या है? तो नीलहरित शैवाल है, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी के नाम से जानते हैं। नाम उसका ब्लू ग्रीन अलगी है, लेकिन वो हमारा क्या, तो बैक्टीरिया के रूप में होता है। तो सिर्फ हरे पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, हमारे कुछ बैक्टीरिया भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन इसमें मेरे भाई उत्पादक के रूप में अगर दे रखा है, तो आप समझ लेंगे मेरे भाई, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर हरे पेड़ पौधे को ही इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल मुरली जी, आप उसको भी चूज आउट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस में नहीं है, तो आप यहां से आंसर करके निकल लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में दे रखा है और कहता है कि पुरुषों में, यानी कि जो मेल पर्सन होते हैं उसमें बोला गया है कि पुरुषों में क्या होता है? वृषण होता है। आप सभी को पता होगा, जो मेल पर्सन होते हैं मेरे भाई, तो उसमें क्या होता है? टेस्टिस होता है, और टेस्टिस को ही हम लोग क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं हिंदी में। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो पुरुष में वृषण होगा, और जाहिर सी बात है कि वृषण जो होता है, जो टेस्टिस होता है, वृषण कोष के भीतर होता है। हम अभी आपको दिखाएंगे एक्चुअली में कैसा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पुरुषों में वृषण जो होता है, जिसको टेस्टिस कहते हैं, 2 टेस्टिस होता है मेल पर्सन में, और वह वृषण कोष के अंदर होता है, जिसको हम लोग स्क्रोटल सैक कहते हैं, उसके अंदर वो स्थित होता है। ऐसा क्यों होता है मेरे भाई? क्योंकि उसका रीजन बताया है, क्योंकि इसमें पुरुषों को सहायता मिलती है किसमें? तो मेरे भाई एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं मेल पर्सन का, तो मेल में एक चीज तो आपको पता होगा कि जो मेल पर्सन होते हैं, इस मेल के पास क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर टेस्टिस होता है, और आपको एक बात पता होगा कि इस टेस्टिस का क्या यूज है। इसी टेस्टिस को तो हम लोग वृषण कहते हैं। अगर इस टेस्टिस को यहाँ पर अगर हम वृषण कह रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ तो एक अहम रोल होगा। तो मेरे भाई इस वृषण का एक अहम रोल ये होता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, या फिर आप ये कह सकते हो ये किसका, तो कहेंगे यहां पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का यहां पर क्या करता है? तो ये निर्माण करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसका ये संश्लेषण करता है, उसका ये निर्माण करता है। हम यहां पर मेल पर्सन की बात कर रहे हैं, और यही क्या है? तो मेल सेक्स हार्मोन कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो एक लाइन में आप जान लीजिए, यही यहां पर मेल सेक्स हार्मोन होता है। ये लाइन में आपको ध्यान रखना है। और जो भी हमारे हार्मोन यहां पर सेक्स से रिलेटेड होता है, उसको हम लोग एस्ट्रॉयड हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, कई बार पूछता है। लेकिन अगर हम आपको बताना चाहे मेरे भाई कि अगर मान लेते हैं कि यहां पर अगर हम ये डायग्राम अगर बना करके आपको बता दें, तो हम देखते हैं यहां पर जो हमारा वृषण का स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर आप मेल पर्सन की अगर बात करोगे, इसमें यहां पर ध्यान रखना है मेरे भाई, यहां पर दो दो को टेस्टिस होता है, और दोनों अंडाकार शेप का टेस्टिस होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, और दोनों के साइज डिफरेंट होते हैं। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। लेकिन ये जो अंदर वाला पार्ट होता है, इसी को मेनली हम लोग टेस्टिस कहते हैं। यही क्या होगा? तो यहां पर टेस्टिस कहलाता है। अब इस टेस्टिस की बात करते हैं, या फिर हम लोग बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं, तो आप ध्यान रखना मेरे भाई, जो टेस्टिस हमारा होता है, हमारे बॉडी से अलग होता है मेल पर्सन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अगर इस टेस्टिस का भी टेम्परेचर अगर बॉडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता, तो फिर प्रॉपर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। फिर जो अब मेल पर्सन है, वो कभी पिताजी नहीं बन पाते। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान का ही बनाया हुआ स्वरूप है। आप ये समझ सकते हैं कि ये बॉडी से, पूरे शरीर से ये बाहर होता है, और चूंकि बाहर इसलिए होता है चूंकि इसको हम कहेंगे हमारे बॉडी से 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है, ये जो पूरा का पूरा आप पॉच लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस पॉच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो आप यहां पर पॉच लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो मेरे भाई इसी पॉच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रोटल सैक के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो स्क्रोटल सैक कहते हैं। और स्क्रोटल सैक का ही दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है, जिसको हम लोग स्क्रोटम भी कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया भी है पहले, तो इसको हम लोग स्क्रोटम भी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसी पॉच के अंदर लिक्विड पदार्थ भी होता है, जो कि मेरे भाई इस टेस्टिस के अंदर हम कहते हैं स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प रखता है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना, इसके अंदर की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर का जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होगा, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। और टेम्परेचर हमारा कहाँ, तो कहेंगे 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर की हम बात करते हैं, 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर से कम होता है।
हमारे बॉडी टेम्परेचर से इसके अंदर का जो तापमान होगा वो बॉडी टेम्परेचर से, ध्यान रखना, बॉडी टेम्परेचर से 102 डिग्री कम होता है। और अगर कम तापमान होगा तो ये हमारा टेस्टिस क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण अच्छे तरीके से कर पाता है। इसके पीछे का मेन रीजन यही है। तो मेरे भाई व्रिसन किसको बोला, तो व्रिसन इन दोनों को बोला है। और व्रिसन कोष किसको बोल दिया, तो व्रिसन कोष जो ये ब्लैक वाला जो पॉच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं स्क्रोटल सैक को, स्क्रोटम को हम लोग व्रिसन कोष के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर का तापमान वाला, तो मेरे भाई हम लोग को ये पता चल गया कि पुरुषों में व्रिसन व्रिसन कोष के अंदर होता है ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन प्रॉपर कर पाए, क्योंकि इसके अंदर का तापमान हमारी बॉडी टेम्परेचर से 102 डिग्री कम होता है। इसलिए हम कहते हैं मेरे भाई कि वह शुक्राणु बनाने में, हम कहेंगे यहाँ पर स्पर्म के फॉर्मेशन में वो यहाँ पे हेल्प करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर्स कर सकते थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है और ये भी आपको बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है और आपको व्हाइट ब्लड सेल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि हमारे ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स होता है और ये व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको आरबीसी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ये सब सॉलिड फॉर्म में होता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग के बॉडी में अगर डब्ल्यूबीसी होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चंस में मेरे भाई कई बार पूछता है, अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं इसका मुख्य कार्य क्या होगा, तो हमारे ब्लड में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। किस में, तो मेरे भाई ब्लड में। ये किस में, तो ब्लड में। किसका निर्माण करता है, तो हमारे ब्लड में ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। हमारे ब्लड में किसका निर्माण करेगा, एक लाइन में जान लीजिए, यही पूछता है और यही आपको बताना है। तो हमारे ब्लड में ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है और हमारे ब्लड में अगर एंटीबॉडी का निर्माण कर रहा है, इसका मतलब रोग प्रतिरोधी क्षमता को क्या कर रहा है, तो बढ़ा रहा है। इसका मतलब है हम यहां सीधा सीधा कह सकते हैं ये रोग प्रतिरोधी क्षमता को क्या करता है, तो कहेंगे जो रोग प्रतिरोधी क्षमता होता है उसको ये क्या करता है, तो कहेंगे यहां पर बढ़ा देता है। और ऐसे केस में आप थोड़े मोरे बैक्टीरिया वगैरह के असर से आप कभी बीमार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी इसका मेन फंक्शंस होता है। तो हमारे बॉडी के लिए ये चीज बहुत यूजफुल होता है। दूसरी बात, लेकिन ये किस रूप में होता है, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना ये सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी कि ये ठोस रूप में मौजूद होता है। ये आपको ध्यान रखना, ये किस रूप में होगा, तो ठोस में ये होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ये बात आपको एकदम ध्यान रखना, ये सॉलिड फॉर्म में हमारा होता है। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोग डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे इसमें बोन मेरो में इसका निर्माण होता है। कहां पे, तो बोन मेरो में इसका निर्माण होता है, इसको अस्थि मज्जा कहते हैं, उसमें इसका निर्माण होता है। और याद रखना कि अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, मृत्यु भी उसकी वहीं पर हो जाती है। तो ये सारे क्वेश्चंस है मेरे भाई, यानी कि इसका निर्माण कहां पे होगा, तो अगर निर्माण की अगर बात करेगा तो आप यहां पर कहेंगे सर निर्माण अगर होगा इसका निर्माण, तो कहेंगे वो बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा जिसको आप कहते हो बोन मेरो में होगा। लेकिन अगर ये नष्ट कहां पे होगा, इसकी मृत्यु कहां पर होगी, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई हमारे ब्लड में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग आरबीसी और प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो उसकी मृत्यु स्प्लीन में होता है, इसको प्लीहा कहते हैं। लेकिन इसकी मृत्यु कहां पे होगी, तो ब्लड में ही हो जाता है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार का होगा, तो डब्ल्यूबीसी मेरे भाई यहां पर 5 प्रकार का होता है। इसके आगे पीछे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आप बना सकते हैं। अब ये 5 प्रकार के क्या क्या हो सकते हैं, तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, अगर हम मोनोसाइट्स की बात कर दें, अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर लीकोसाइट्स की अगर हम बात कर लें, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मोनोसाइट्स हो गया, लीकोसाइट्स हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर, जैसे कि मेरे भाई यहां पर हम न्यूट्रोफिल्स की अगर बात कर ले, ये हमारा क्या था, यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स की हम बात कर ले, या फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा बेसोफिल की हम बात करें, ये सब इसके टाइप्स हैं, याद रखेंगे ये सब हमारे डब्ल्यूबीसी ही हैं। और अगला हमारा क्या होता है कि यहाँ पर एसनोफिल की हम बात करते हैं। तो मेरे भाई एक चीज तो क्लियर हो गया, ये सभी के सभी हमारे क्या है, तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी ही है, लेकिन उनकी अलग अलग टाइप्स हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सबकी संख्या अलग अलग होती है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि हमारे शरीर में अगर डब्ल्यूबीसी है तो उसका मेन फंक्शन क्या है, हम लोग सीधा सीधा कहेंगे इनका मेन फंक्शन क्या होगा मेरे भाई, तो हमारे मुख्य फंक्शन की अगर बात करेगा तो हम इसके साथ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में एग्जाम में इसमें दे नहीं रखा है, इसीलिए इस बेसिस पर हम कहेंगे इसका मेन काम एंटीबॉडी का निर्माण करना। किस में, तो हमारे ब्लड में। ब्लड में एंटीबॉडी का ये निर्माण करता है, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो मेरे भाई गर्भ से हम लोग आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन है नहीं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का वहन कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन कौन करता है, तो याद रखना हीमोग्लोबिन करता है। अगर हीमोग्लोबिन ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो आरबीसी को टिक आउट करेंगे।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। और रक्त को थक्का बनाने में हेल्प कौन करता है? तो हमारा प्लेटलेट्स करता है, जो ब्लड के प्लेटलेट्स होते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप यहां पर देख लीजिए। दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गैलीलियो ने सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रह के नियम दिए थे। मेरे भाई यहां पर गैलीलियो देकर के गलत कर दिया, गैलीलियो ने नहीं दिया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है। सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों के जो नियम दिए गए थे, याद रखना मेरे भाई, ये कैपलर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? तो यहां पर कैपलर के द्वारा ये दिया गया था। तो कैपलर ने, आपको ध्यान रखना है, कैपलर के नियम थे, ग्रहों की गति का जो नियम दिया गया था वो कैपलर के द्वारा दिया गया था। ये बात सबको पता होगा। तो ये पहला गैलीलियो की वजह से ये गलत है। लेकिन गैलीलियो गैलीली नामक साइंटिस्ट की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने गति के समीकरण दिए थे। और गति का समीकरण आपको पता है कि v बराबर u प्लस at होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। एकदम प्यार से पढ़ना है, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तीनों नियम को हम डिटेल में पढ़ाते ही हैं। तो मेरे भाई आप सभी लोग यहां पर इस बात को कहेंगे कि पहला ऑप्शन छट गया। अब देखिए, इसमें से बोला कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। इसका मतलब मेरे भाई ये सही नहीं है, पहला। दूसरा, सर्वप्रथम की बात कर रहा है, सर्वप्रथम न्यूटन ने साबित किया, इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ब्रह्मांड की बात कर रहा है मेरे भाई। ब्रह्मांड यानी कि उससे बाहर कुछ नहीं है। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, यूनिवर्स से बाहर कुछ है ही नहीं, इस बात को ध्यान रखना। तो ब्रह्मांड में स्थित, इन्होंने बोला कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड, मेरे भाई प्रत्येक पिंड का मतलब समझ रहे हो, कोई एक वस्तु दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जब अपनी ओर आकर्षित करता है तो वह किसके कारण? तो आप कहेंगे यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण मेरे भाई? तो आप सीधा कहेंगे ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो आकर्षित करता है। और आपको एक बात पता होना चाहिए मेरे भाई कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये केवल और केवल आकर्षित नेचर का होता है। ये कभी रिपल्सिव नहीं होता है, हमेशा किसी भी चीज को अट्रैक्ट करता है। तो ये केवल और केवल कैसे नेचर का होता है? तो आप सीधा कहेंगे ये केवल और केवल आकर्षित नेचर का होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ये केवल और केवल कैसा होगा? तो यहां पर आकर्षित नेचर का होता है, जिसको हम लोग यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और ध्यान रखना कि जो गुरुत्वाकर्षण बल हमारा होता है ये किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि पानी में दो वस्तु को रख देंगे और वही दो वस्तु को उतनी ही दूरी पर अगर हम हवा में रख देंगे तो दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग लगेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर पानी में रखिए कि हवा में रखिए कि निर्वात में रखिए कि कहीं भी रखिए, फर्क नहीं पड़ता है। जितना गुरुत्वाकर्षण बल पानी में था उतना ही हवा में, उतना ही कहीं भी लगेगा। लेकिन ध्यान रखना है मेरे भाई कि ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। आप किसी भी माध्यम पर लेके जाएं, दोनों का वस्तु का द्रव्यमान अगर सेम है, दूरी अगर दोनों के बीच में सेम है, तो गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी जगह पर कहीं पर भी आपको बराबर मिलेगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल आकर्षित नेचर का होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई एक स्टेटमेंट तो यहां सही हो गया और आपको गलत बताना था। तो आप कहेंगे कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो आप कहेंगे केवल और केवल 1 आपका सही नहीं है। और इस तरह से इस क्वेश्चन के आप आंसर्स को कर सकते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई और अगले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि अम्ल में, अब अम्ल का कह रहा है मेरे भाई, अम्ल का जल में विलयन बनाना। एक चीज तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी किसी विलयन की बात होती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि अगर हम किसी सॉल्यूशन को बनाते हैं, इसमें दो चीज होता है। एक तो हमारा क्या होता है, हमारा विलय होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर विलायक होता है। एक तो हमारा विलय होगा जिसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे, जो कम मात्रा में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कम मात्रा में होगा तो उसको हम लोग यहाँ पर विलय कहते हैं। ज्यादा मात्रा वाले को हम लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पर ज्यादा मात्रा वाले को हम लोग विलायक के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं दोनों को मिलने से, कम मात्रा ज्यादा मात्रा के मिलने से ही हमारा एक विलयन बनता है, जिसको सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहां पर कह रहा है कि जो अम्ल है वो जल में, किसमें, तो जल में। मेरे भाई एसिड को अगर आप किस में मिला रहे हैं, तो पानी में मिला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो पानी आपका कैसा हो जाएगा मेरे भाई। इसका मतलब है एसिड में पानी डाल रहे हैं कि पानी में एसिड डाल रहे हैं। तो अम्ल का जल में विलयन, इसका मतलब है मेरे भाई पानी में एसिड डाल रहे हैं। इसका मतलब इसमें तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं इसके मीनिंग पूछा गया और कुछ नहीं पूछा गया है। ठीक है, आप आसानी से इसके मीनिंग से ही आप चलेंगे और इसका मीनिंग जो कह रहा है वही आप करेंगे। अब यहां पर मेरे भाई कि इस मीनिंग से हमारा एसिड बेस की कंसेप्ट से, तो अलग अलग लिटमस पेपर को अगर डालोगे तो अलग अलग कलर तुमको मिलेगा, वो चीजें अलग है। लेकिन जो कंसेप्ट था उस कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को यहां पर इजिली कर पाए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
और इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं, इसलिए बताने का आप आंसर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई। अब कह रहा है कि उत्पादक की हम बात करते हैं, तो मेरे भाई एक चीज तो क्लियर हो गया आपके दिमाग में, हम पहले भी बता चुके हैं कि सभी हरे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं और सभी हरे पेड़ पौधे प्रोड्यूसर होते हैं, वो उत्पादक होते हैं, वो उत्पाद कहलाते हैं। ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना। अब कहता है कि उत्पाद के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार करें और जो स्टेटमेंट हमारा सही है उसको ढूंढ करके आंसर करें। तो मेरे भाई एक बात बता दीजिए कि अगर हम उत्पाद की अगर हम बात करते हैं, अगर उत्पाद हमारा यहाँ पर क्या, तो हम कहेंगे यहाँ पर इसमें अगर सभी हरे पेड़ पौधे अगर हमारे इसमें शामिल है, अगर हमारा सभी हरे पेड़ पौधा अगर इसमें शामिल है, तो एक तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं मेरे भाई कि ऐसी परिस्थिति में वे सूरज के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करेगा। हम आपको पहले ये कंसेप्ट बता चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई ये स्टेटमेंट हमारा क्या, तो करेक्ट है। फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है, प्लांट में ऐसा होता है। अब कहता है कि हरे पेड़ पौधे और नील हरित सवाल, मैंने आपको बोला था मेरे भाई कि दो तरह की चीजें यहां पर हमारा क्या करेगा, तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। एक तो ब्लू ग्रीन अलगी करेगा और साथ ही साथ मेरे भाई सभी हरे पेड़ पौधे तो करेंगे। इसका मतलब है कि ये भी स्टेटमेंट हमारे सही है। नील हरित सवाल यानी कि कुछ बैक्टीरिया के माध्यम से बोला गया है, तो मेरे भाई इसमें क्या होता है, हमारा फोटोसिंथेसिस इसमें भी होता है। और याद रखना ये हमारा क्या, तो अपवाद के रूप में ही होता है। कुछ ही ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसमें हमारा ऐसा होता है, तो वो नील हरित सवाल जिसको ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं, ध्यान रखना। और हरे पेड़ पौधे तो हमारे होंगे ही होंगे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है। जब दोनों स्टेटमेंट सही होगा तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, केवल 1 नहीं, केवल 2 नहीं, ना तो 1 ना तो 2 नहीं, क्योंकि उपयुक्त में से हमारा क्या होगा, एक से अधिक हम लोग राइट आंसर करेंगे। ठीक है, इसके बाद में डिटेल डिस्कशन आपको करा चुके हैं। आगे ये वाला क्वेश्चन तो एकदम आसान है। कह रहा कि कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी पर और पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। मेरे भाई अगर हम आपसे ये बोले, समझना गौर से, अगर हम आपको ये बोले अगर ये पेन यहां है और ये पेन अगर नीचे गिर रहा है तो कौन खींच रहा है इसको, ग्रेविटी खींच रहा है। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल किस पे लग रहा है, इस पेन पे लग रहा है। अब अगर हम आपको ये बोले कि हमारे शरीर पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा, तो डायरेक्ट आप कहोगे कि सर हमारे शरीर पर गुरुत्वाकर्षण बल हमारे भार के बराबर लगेगा। इस वस्तु पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगा, किसको खींच लिया, हम कहेंगे इस पर गुरुत्वाकर्षण बल इसके भार के बराबर ही लगेगा। तो एक चीज क्लियर है मेरे भाई कि अगर जितना गुरुत्वाकर्षण बल इस पर ये लगाएगा उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल ये भी लगाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर बोला कि अगर किसी सेब की अगर बात कही जाती है, अगर कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी पर और पृथ्वी व सेब के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारा क्या होता है, गिरता है। आगे कंडीशन है, यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का मान कितना, अगर F1 है तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिमाण क्या होगा मेरे भाई, तो कहेंगे वो F2 होगा। तो मेरे भाई ये बात ध्यान में रखना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर वो ज्यादा होगा तो खींच लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर दुनिया में जितने भी वस्तु आप देखते होंगे, गिरेगा भी तो पृथ्वी के अंदर थोड़ी घुस जाएगा कि ज्यादा और कम होगा, नहीं। अगर वो गिर करके पृथ्वी पर ही रह रहा है तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है, कभी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है कि ज्यादा या कम होगा। दुनिया में जितनी भी वस्तु आपको दिखाई देती है, चाहे ऊपर से नीचे गिर रहा है या नीचे से ऊपर अगर जा रहा है, वैसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना, उसके भार के बराबर ही लगेगा। और वैसी परिस्थिति में हम कहेंगे जितना गुरुत्वाकर्षण बल वो उस पर लगाएगा उतना ही आपको पृथ्वी भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों के जो गुरुत्वाकर्षण बल होंगे मेरे भाई, वो आपस में उसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो। ये लाइन आपको एकदम हमेशा के लिए ध्यान रखना। लोगों में कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये कंफ्यूजन आप खत्म कर लीजिए। आप यहां पर अर्थ सरफेस को मान के चलिए और पृथ्वी पर हम पर अगर मान लेते गुरुत्वाकर्षण बल, मान लेते कि मेरा शरीर इतना है, अब पृथ्वी कितना बड़ा है, उसका द्रव्यमान कितना ज्यादा है, जाहिर सी बात है पृथ्वी के अंदर घुस जाते। लेकिन हम पृथ्वी के अंदर नहीं घुस रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जितना पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है मेरे पर, उतना ही हम गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से हम भी ऊपर लगा रहे हैं, ताकि हम पृथ्वी पर कांस्टेंट बने हुए हैं। तो मेरे भाई ये मान करके इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना, और यही सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए हम लोग कहेंगे यहां पर बराबर होगा, ज्यादा और कम आपके दिमाग में आएगा तो उसको आप निकाल दीजिए। आगे कह रहा है कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में आपको बात करना है। तो मेरे भाई एक लाइन आप जान लीजिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है, और प्रकाश के जो परावर्तन का नियम होता है वो आपको केवल और केवल दर्पण में लागू होता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम दो ही नियम होता है, और प्रकाश के जो परावर्तन का नियम होता है मेरे भाई, वो केवल और केवल किस पर, दर्पण पर लागू होता है। और प्रकाश के परावर्तन का नियम
हमारे लेंस पर लागू नहीं होता है। लेंस में क्या होगा, तो प्रकाश आर पार करेगा, माध्यम परिवर्तन होगा तो वहां अपवर्तन होगा, इसलिए हम कहते हैं वहां पर प्रकाश का अपवर्तन की घटना घटती है। तो आप यहां पर कह सकते हो कि दर्पण अगर बोला है सर, तो दर्पण में क्या होगा, कोई भी दर्पण आप उठा के ले लीजिए। मेरे भाई गोलीय दर्पण बोला तो गोलीय दर्पण ले लीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं, आप किसी भी दर्पण की बात कर लीजिए, सभी दर्पण में सेम ये काम करता है। जो परावर्तन के नियम होंगे सभी दर्पण में सेम काम करेगा। अगर गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो मेरे भाई हमारे दिमाग में तो दो ही चीज आता है तुरंत, एक तो अवतल दर्पण की बात होती है और दूसरा हमारा क्या होगा, तो उत्तल दर्पण की बात होती है। तो अवतल बोले कि उत्तल बोले फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट कंसेप्ट ही होता है, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण बोले या अवतल दर्पण दोनों सेम ही समझेंगे, और इसको स्फेरिकल मिरर भी हम लोग कहते हैं। तो सिर्फ इतना ही नहीं होगा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई समतल दर्पण को भी अगर हम अलग से यहाँ बता दें, तो यहाँ पर मेरे भाई एक लाइन में आप जान लीजिए कि दर्पण हमारा कोई भी वो फर्क नहीं पड़ता है, ये हमारे किस पर काम करता है, तो आपको याद रखना प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर ये काम करता है। तो अगर हम यहाँ पर समतल दर्पण या यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम गोलीय दर्पण की बात करते हैं, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो एक लाइन में आप जान लीजिए मेरे भाई, दर्पण में हमारा दर्पण दर्पण की तरह इसलिए कार्य करता है, ये हम कहेंगे प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। एक लाइन में आप जान लीजिए, इसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, इसमें प्रकाश का परावर्तन होगा। मेरे भाई परावर्तन कहने का मतलब माध्यम परिवर्तन नहीं होता है। तो ये किस सिद्धांत पे काम करेगा, तो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, और प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। तो अगर हम यहां पर बात करें कि प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होते हैं, तो आपको एक लाइन में समझना पड़ेगा कि प्रकाश के परावर्तन का अगर नियम की अगर हम बात करेंगे, तो प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है मेरे भाई वो तो आपको पता होना चाहिए। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होंगे, तो याद रखना कई बार ये डायरेक्ट पूछा गया है, इसके दो नियम होते हैं, ये लाइन आपको ध्यान रखना है। लेकिन इन दोनों नियम की अगर हम बात करते हैं, इन दोनों नियम की अगर हम बात करते हैं, वो दो नियम हमारे क्या होंगे, सबसे पहला तो हमारा ये होगा कि जो हमारे आपतन कोण होंगे जिसको हम लोग इंसिडेंस एंगल कहते हैं, यानी हमारा कोण, कोण का सिंबल हमारा ये कोण का सिंबल होता है, आई फॉर इंसिडेंस एंगल, और हम कहेंगे जो रिफ्लेक्शन एंगल हो, जो परावर्तन कोण होता है हमारा आपस में बराबर होता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि मेरे भाई अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और इसके साथ साथ हमारे आपतन बिंदु और अविलंब एक ही तल में होते हैं, वो भी स्टेटमेंट सही है। यानी कहने का मतलब जो आपतित किरण की हम बात कर रहे हैं, या फिर इसके साथ हम यहाँ पर आपतित किरण की बात कर रहे हैं, या फिर इसके साथ हम यहाँ पर परावर्तित किरण की अगर हम बात कर रहे हैं, आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, या साथ ही साथ मेरे भाई यहाँ पर हम अविलंब की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो हम अविलंब की बात कर रहे हैं। ये तीनों अविलंब तीनों एक ही तल में होते, ये लाइन आपको तीनों एक ही तल में होते, तीनों किधर होगा, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ये लाइन आपको ध्यान रखना, ये दोनों इसके नियम है, ये परावर्तन के जो दो नियम है वही इनके दो नियम होते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर देखें ये दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। तो मेरे भाई आपसे बोला गया है कि इसमें से बता दीजिए कि उसके संदर्भ में, परावर्तन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या, तो यहां पर सही है। तो आप अगर सही करने के लिए जाओगे तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो परावर्तन कोण है, आपतन कोण है, वो दोनों बराबर है। तो आपतन कोण को आई से दिखाते हैं और परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये स्टेटमेंट तो सर सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। आगे कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर अविलंब जो हमारा होता है, इस अविलंब पर फोकस कर रहा है। किस पर फोकस कर रहा है, तो यहां पर आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, और साथ ही साथ अविलंब की बात कर रहा है। ये तीनों एक ही समतल या तल में होते हैं, ये स्टेटमेंट हमारा कहीं ना कहीं ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गया। तीसरे स्टेटमेंट पर हम लोग जब चलते हैं, तो गोलीय दर्पण का जो ज्यामितीय केंद्र होता है वो इसका ध्रुव कहलाता है। तो आप गोलीय दर्पण में किसी भी को उठा करके देख लीजिए, मान लेते हैं कि आपको मन कर रहा है अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण में देख लीजिए, ये हमारा अवतल दर्पण होगा, और इस अवतल दर्पण का जो बीच वाला पार्ट होता है, जो बीच वाला हमारा पॉइंट होता है, इसी से हमारा प्रधान अक्ष पास करता है, और जो प्रधान अक्ष जिससे हमारा पास करता है, याद रखना वो दर्पण के बीचों बीच पास करता है, और इसको हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। और ये हमारा दर्पण का जो बीच वाला बिंदु होता है, इसी को हम लोग पोल कहते हैं, और पोल को हिंदी में हम लोग ध्रुव कहते हैं, और इसी को हम लोग यहाँ पर ज्यामितीय केंद्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये सही है कि ध्रुव को ही ज्यामितीय केंद्र कहते हैं। तो ये तो दर्पण की कहानी है। ये किसकी कहानी है मेरे भाई, तो यहां पर हम लोग अवतल दर्पण में ऐसा देखे कि चलो अवतल दर्पण में हमारा ऐसा होता है, लेकिन यहां कंडीशन लगा दिया, जबकि अगर गोलीय लेंस की बात करते हैं कि गोलीय लेंस में भी दो तरह का लेंस होता है, एक तो उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। तो अगर हम लोग लेंस की अगर बात करते हैं और इसमें मान लेते हैं कि कोई भी लेंस आप उठा करके देख लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप यहां पर अवतल दर्पण तो अवतल लेंस ही ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अवतल लेंस का जो डायग्राम हमारा होता है वो कैसा बनेगा,
तो अवतल लेंस का डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से बनता है, और ऐसी परिस्थिति में इसके बीचों बीच जो लाइन हमारा पास करता है उसको प्रधान अक्ष यहां भी कहते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसके बीच वाला ये वाला जो बिंदु होता है इसी को हम लोग प्रकाशीय केंद्र के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो ये हमारा प्रकाशीय केंद्र है जिसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो अवतल लेंस में मेरे भाई जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस में हमारा प्रकाशीय केंद्र होगा और दर्पण में हमारा ध्रुव होता है। तो ये स्टेटमेंट मेरे भाई यहां पर सही है कि गोलीय लेंस में ज्यामितीय केंद्र हमारा कौन सा होगा, तो प्रकाशीय केंद्र होगा, और यहां पर ज्यामितीय केंद्र हमारा ध्रुव कहलाता है। तो दर्पण में ज्यामितीय केंद्र ध्रुव होगा और गोलीय लेंस में ज्यामितीय केंद्र प्रकाशीय केंद्र होगा, ऑप्टिकल सेंटर जिसको कहते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो मेरे भाई हम लोगों को क्या पता चला कि ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, तो यहां पर राइट है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, और पूछा गया कि कौन सा इसमें से सही है, तो आप कहेंगे 1 2 3 तीनों सही है। तो मेरे भाई क्या 1 3 सही है? बिल्कुल नहीं। 1 2 3 तीनों सही है ना, तो आप कहेंगे ये सब नहीं होगा। तो एक से अधिक अगर ऑप्शन में है तो हम लोग डी के साथ जाएंगे, और ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्या हो गया? सब चला? चलिए, तबीयत ठीक नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि बूझों ने सीखा कि अधातु हथौड़े से पीटने पर टूट करके चूर चूर हो जाता है। सही बात है मेरे भाई कि जो हमारे अधातु होते हैं उस पर जैसे ही आप हथौड़ा मारोगे वो टूट करके चकनाचूर हो जाएगा। जितने भी अधातु हैं, लकड़ी है मार के हथौड़ा देख लो, अगर मान लेते हैं कि पत्थर है मार के देख लो, अगर ईटा है मार के देख लो, ये सब अधातु हमारा होता है। तो जैसे ही आप हथौड़ा मारोगे वो टूट करके चकनाचूर हो जाएगा, वो फैलता नहीं है। तो मेरे भाई आपसे बोला गया है कि अधातु जो है हमारे, अधातु जो जनरली अधातु हमारे होते हैं वो टूट के चकनाचूर हो जाएगा। आप हथौड़ा मारिएगा तो टूट टूट करके चूर हो जाएगा। लेकिन आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वो अधातु ऐसा हो सकता है। तो मेरे भाई अगर कोई सही से पढ़ा भी है तो आसान से कर सकता है। लोहा अगर दे रखा धातु है, कॉपर है तो धातु है, ये दोनों के दोनों क्या है, तो मेरे भाई ये दोनों के दोनों तो धातु है, ये दोनों धातु है। तो यहाँ तो मेरे भाई अधातु पर फोकस करना है, तो ये तो अधातु हमारा है नहीं, तो ये दोनों आंसर हमारा होगा नहीं। तो यहाँ पर हम कोयले के साथ अगर जाते हैं तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, जो कोयला हमारा होता है ये हमारा अधातु की श्रेणी में आता है, और जब कोयला पर आप पत्थर से वार कीजिएगा तो कोयला चकनाचूर हो जाएगा। ठीक है। और अगर कोई धातु पर अगर आप हथौड़ा मारते हैं और धातु अगर प्लेट के समान अगर फैलता है, सीट के समान फैलता है, इसका मतलब उसमें अधातु धरणीय का गुण होता है, उसमें मेलेबिलिटी का गुण होता है। जैसे सोना है, सोना पर आप कितना भी पत्थर मारिएगा ना, सोना टूटेगा नहीं है, जबकि वो धातु है, आप मारिएगा पत्थर टूटेगा नहीं, वो चकनाचूर नहीं होगा, वो क्या होगा तो फैलेगा। जितना दम हो सकता है आप लगा दीजिए, वो पतला पतला सीट बन जाएगा, लेकिन टूटता नहीं है। क्योंकि सबसे अच्छा अधातुवर्धनीयता का अगर गुण होता है तो सबसे अच्छा सोना में होता है, याद रखिएगा। आप हथौड़ा मारते जाइए, पतला बनते जाएगा, टूटेगा नहीं, क्योंकि उसकी सबसे अच्छी मेलेबिलिटी होती है, सबसे अधिक अधातुवर्धनीयता होता है। ये लाइन आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में विचार करें। अब बताइए कि हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है इसका मुख्य कार्य क्या है। तो मेरे भाई हीमोग्लोबिन के अगर मुख्य कार्य की अगर बात करता है, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार मुख्य कार्य पर पूछता है, अगर इससे मुख्य कार्य की बात करेगा तो आप सीधा कहना ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हमारे ब्लड में CO2 तथा O2 का परिवहन करता है। सबसे पहला चीज तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए। दूसरी बात ध्यान रखना मेरे भाई कि जो हीमोग्लोबिन होता है ये हमारे ब्लड पिगमेंट है, ये हमारे ब्लड का कलर देता है। हमारे ब्लड का क्या तो कहेंगे यहाँ पर पिगमेंट प्रदान करता है, कलर। पिगमेंट का मतलब रंग होता है, और जो ब्लड पिगमेंट होता है ये हमारे रेड कलर का होता है। कैसा होगा मेरे भाई, तो ये रेड कलर का होता है। किसी भी सूरत में आपको याद रहना चाहिए। तो ये दो चीज। तो सबसे पहला कहता है कि आपको सही बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कहता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में कोशिका तक इसका परिवहन करता है। बिल्कुल सही बात है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। किसका, तो ऑक्सीजन का। कौन, तो हीमोग्लोबिन हर एक जगह करता है। स्टेटमेंट सही है। आगे कहता है कि हीमोग्लोबिन एक पीले रंग का वर्णक है। मेरे भाई एक पीले रंग का वर्णक थोड़ी होता है, ये तो लाल रंग का होता है। यहां जो पीला लिख दिया इसकी वजह से ये गलत हो गया। और कहता है कि जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर के लाल रक्त बना देता है। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन हमारा कलरलेस होता है, ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता है। तो ऑक्सीजन अगर कलरलेस है तो ऑक्सीजन उसको कैसे लाल कर सकता है, तो सोचने वाली बात है। तो मेरे भाई हम यहां सीधा कह सकते हैं जो ऑक्सीजन होता है ये तो कलरलेस, ये तो खुद ही कलरलेस होता है।
अगर हम इसकी बात करें तो ये तो खुद ही हमारा कलरलेस होता है, तो ये क्या करेगा, ये क्या लाल कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये स्टेटमेंट मेरे भाई डायरेक्ट दिख रहा है कि ये लाल रंग कर देगा, तो ये गलत है, ये दूसरा गलत हो गया। तो इसमें से कौन सा सही है, तो केवल और केवल हमारा एक सही है, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जब किसी चालक के विलयन से, देखो यहां पर सॉल्यूशन की बात कर रहा है मेरे भाई, एक बात ध्यान रखना कि जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं, अगर विलयन में यानी सॉल्यूशंस के अंदर, किसमें, तो मेरे भाई ध्यान रखना यहां पर सॉल्यूशंस की बात कर रहा है, और अगर इस सॉल्यूशंस में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या प्रवाहित होती है, आपको ध्यान रखना, अगर इस सॉल्यूशन से विद्युत धारा अगर प्रवाहित होती है, सॉल्यूशन से क्या, तो कहेंगे अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके पीछे एक ही रीजन होता है, और वह रीजन हमारा क्या होता है मेरे भाई, आयंस के कारण। ये किसके कारण, तो आयंस के कारण। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से एक चीज और आपको सीखने को मिल गया होगा कि मेरे भाई कि जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब है कि विद्युत धारा जो प्रवाहित आयंस के कारण होता है वो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन होता है। ये लाइन एकदम नहीं भूलना है, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन हमारा ऐसा होता है, यानी कहने का मतलब है मेरे भाई ड्यू टू केमिकल रिएक्शन उसके कलर बदलेंगे, यानी जो एसिड होगा वो पानी में घोलेंगे तो एसिड आयन में टूटेगा। जैसे आप मान लेते हैं कोई भी चीज उठा के देख लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं आप यहाँ पर कॉपर सल्फेट ले लीजिए, या फिर सिंपल एग्जांपल आप पानी में NaCl मिला दीजिए, तो NaCl क्या होगा, आयंस में टूटेगा। तो NaCl जब आयंस में टूटेगा मेरे भाई तो कलर को चेंज करेगा। अगर आप किसी एसिड को ले लीजिए, अगर एसिड टूटेगा तो आयंस में टूटेगा, या फिर किसी बेस को ले लीजिए तो बेस भी आयंस में टूटेगा, यानी कि जैसे BaSO4 है, कॉपर सल्फेट ही ले लीजिए, CuSO4 है, तो CO2 प्लस SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। अब मेरे भाई उस हिसाब से अम्लीय या वो क्षारीय का हम कहेंगे, कलर के हिसाब से हम कहेंगे वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है, क्योंकि एसिड अगर बनेगा तो हम कहेंगे वो हमारा ब्लू से रेड हो जाएगा। इस तरीके से आप उसको आंसर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, यहां पर एक चीज आपको सीखने के लिए जरूर मिल गया होगा कि यहां तक तो चलो ठीक है कि विद्युत धारा का प्रवाह अगर हमारे किसी सॉल्यूशन में होता है वह किसके कारण होता है, यह बात आपको सीखने को मिल गया। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि विद्युत धारा अगर किसी सॉल्यूशन में प्रवाहित होती है तो वह ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसीलिए ऐसा होता है। तो यहां पर विद्युत के रासायनिक प्रभाव को हम लोग क्या करेंगे, तो टिक आउट करेंगे, ये आंसर हो जाएगा। और विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव है इसका कंसेप्ट कौन दिया है ये भी आपको याद रखना है। तो मेरे भाई इसका कंसेप्ट फैराडे ने दिया है। इसके कंसेप्ट जिसने दिए हैं उसका नाम क्या है, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट दिया है वो फैराडे नामक साइंटिस्ट ने दिया है। अब फैराडे की अगर हम बात कर ले तो इन्होंने क्या किया, तो इलेक्ट्रोलिसिस का एक कंसेप्ट बनाया, और उस इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्या था, विद्युत का रासायनिक प्रभाव को उन्होंने दिखाया था, और उसी में उन्होंने विद्युत धारा को प्रवाहित करते हुए दिखाया था। दूसरी बात, विद्युत का तापीय प्रभाव जिसको हम लोग कहते हैं, इसी विद्युत का तापीय प्रभाव को हम लोग विद्युत का उष्मीय प्रभाव भी कहते हैं। और याद रखना मेरे भाई ये कंसेप्ट किसने दिया, तो विद्युत का तापीय प्रभाव या हम लोग ऐसा कहते हैं, ये हमारे जूल नामक साइंटिस्ट ने दिया। अगर इसी तरीके से विद्युत के चुंबकीय प्रभाव की अगर हम बात करते हैं, ये मेरा भाई कहां पे होता है, जैसे कि एमसीबी हमारे घर में होता है, या मोटर की बात करते हैं, या जनरेटर की बात करते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आता है, और वही मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करता है, रोटेट कराने लगता है, रोटर घुमाने लगता है। आप देखिए जनरली मोटर में आप देख लीजिए, मोटर में आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, मोटर घूमने लगता है। कैसे घूमने लगता है, क्योंकि वही चुंबकत्व के कारण उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, और मैग्नेटिक फील्ड उसको रोटेट करने लगता है। इसका मतलब ये जो कंसेप्ट बताया था सबसे पहले, विद्युत का जो चुंबकीय प्रभाव मेरे भाई याद रखना है, ये आपको ऑरस्टेड नामक साइंटिस्ट ने बताया था। तो ये सब क्वेश्चन है, बस आपको समझ के आंसर करना है। लेकिन ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस ही हम लोग कहते हैं यहाँ पर आयन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है किसी सॉल्यूशन में। हम तो आप सभी लोगों को कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप रेलवे की किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, या फिर अगर बीपीएससी की शिक्षक भर्ती की किसी एग्जाम की तैयारी, आप लगातार फोर्थ का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, या फिर आगे आप किसी भी एग्जाम में अगर आपको साइंस, सीटेट में साइंस चाहिए, आपको बिहार एसएससी में साइंस चाहिए, अगर आपको किसी भी एग्जाम में आप मान लीजिए कि साइंस अगर आपको चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोगों से हम कह सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारी थ्योरी बहुत वीक है,
तो हमने एक बैच लॉन्च किया है और उसमें कंप्लीट ऑनलाइन के माध्यम से हम आपकी क्लासेस करा रहे हैं। आप उसमें अच्छी क्लैरिटी के साथ अच्छे कंटेंट को आप सीख सकते हैं, और वह प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर आप जाइएगा तो अखंड ज्योति बैच के नाम से है। वैसे तो मैंने टीचर के लिए वो बैच वहां पर डिजाइन किया, लेकिन आप किसी भी एग्जाम के लिए लेकर के 6 to 8 9 10 का कोई भी बैच लेकर के आप वहां से पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत खूबसूरत तरीके से, अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आप उस बैच से जुड़ करके अपनी तैयारी को अच्छा कर लीजिए, और बाद बाकी क्वेश्चंस हम आपको डेली कराते ही रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि जैसे नियुक्ति बैच हमने टीआरई 3 के लिए दिया था, वैसा ही टीआरई 4 के लिए भी नियुक्ति बैच हमारा आएगा, और उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन का सिलेक्शन हम अभी से कर रहे हैं, और आप सभी लोगों को जोड़ करके वो भी हम करा देंगे। तो बहुत मजेदार तरीके से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। मुरली जी कर रहे हैं, वाकई अखंड, बहुत आपको मजा आएगा। अभी तो आप शुरुआत हुआ है, आप पढ़ते जाइए, उसके ड्यूरेशन को हम बढ़ाएंगे, उसकी ड्यूरेशन को हम बढ़ाएंगे, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। उसमें इतना कंटेंट पढ़ा देंगे, इतना पढ़ा देंगे, आपको लगेगा कि किसी भी एग्जाम के में अगर बैठेंगे तो साइंस के क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएंगे। देखिए, हाइड्रा के संबंध में आपको बताना है, तो हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि हाइड्रा हमारा क्या है। तो हाइड्रा एक हमारा जीव होता है, और लेकिन इस हाइड्रा की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रा बोल दे या फिर जेलीफिश बोल दे, तो मेरे भाई हाइड्रा हो गया, या फिर अगर हम लोग जेलीफिश, देखो जेलीफिश नाम में फिश लगा हुआ, लेकिन ये ओरिजिनल फिश है नहीं, ये हमारा क्या तो कहेंगे यहाँ पर हम कहेंगे सीधा सीधा मेरे भाई ये हमारा सिलेंट्रेटा ग्रुप में आता है, या फिर हमारे निडेरिया संघ के ये जीव है। ये सिलेंट्रेटा में आता है, या फिर इसको निडेरिया संघ के आप जीव कह सकते हैं। ये किसके जीव हैं? तो निडेरिया संघ के जीव हैं, या फिर आप इसको सिलेंट्रेटा समूह के जीव कह सकते हैं। अगर इस हाइड्रा की बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन में आपसे जो पूछा है उसके हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे। तो मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना, इस हाइड्रा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा हाइड्रा या जेलीफिश हमारा होता है, इसमें परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। एक्चुअली क्वेश्चन में हाइड्रा पर फोकस कर रहा है, तो हम हाइड्रा पर चलते हैं। तो मेरे भाई जो हमारे हाइड्रा है, इस पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, यानी कि जिस परिसंचरण तंत्र की हम बात करते हैं, जो परिसंचरण तंत्र की हम बात करते हैं, इसमें ये नहीं होता है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम ये नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि भोजन को ये एब्जॉर्ब करता है, भोजन को अवशोषित करके ये जिंदा रहता है, उसी से अपना भोजन करता है। तो मेरे भाई ये पानी को भी अवशोषित करता है और भोजन को भी अपने शरीर से अवशोषित करता है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता नहीं है, इसके अंदर शरीर के अंदर वो फ्लो करेगा। तो इसमें मेरे भाई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, ये कंप्लीट रूप से एलिमिनेटेड होता है। तो ये क्या करता है, कैसे जिंदा रहता है? तो अगर इस भोजन की बात करें या फिर ऑक्सीजन की बात करें, मेरे भाई जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो भोजन और ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? तो जो पूर्ति होगी मेरे भाई वो जल के द्वारा होती है। किसके द्वारा? तो कहेंगे हम पानी के द्वारा यहां पर होता है। ये जल से ही क्या करता है, भोजन को भी अवशोषित करेगा और जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उसको लेता है वो। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मेरे भाई ये स्टेटमेंट हमारा यहां पर राइट है। आगे कहता है कि इसमें कोई हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। अब यहां पर इसकी क्लियरिटी यहां पर है, क्यों नहीं होता है? तो इसके परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो मेरे भाई इसमें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल, किसी भी तरल पदार्थ की आवश्यकता इसको नहीं होती है, इसीलिए हम कहेंगे इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना, ये बॉडी में क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है उस पानी से, कहते हैं मेरे भाई किसी पानी से, किससे? तो जल से। ये इंपॉर्टेंट है, पानी से क्या करता है तो भोजन भी ये अवशोषित करता है और साथ ही साथ ये क्या करता है, ऑक्सीजन भी लेता है और ये जिंदा रहता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या तो करेक्ट हो गया। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। तो मेरे भाई औसत कथन कौन सा है? कहेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कहने का मतलब सभी के सभी स्टेटमेंट हमारे क्या हो गए यहाँ पे तो राइट हो गए। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाओगे तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या करोगे? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी आप ऑप्शन ई के साथ जाओगे। वैसे आप जान लीजिए कि हाइड्रा और जेलीफिश, हाइड्रा की अगर हम बात करते हैं, इस हाइड्रा की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इस हाइड्रा में क्या होता है कि जो प्रजनन होता है वो कैसे होता है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। इसमें हमारा बडिंग भी होता है और साथ ही साथ इसमें रीजनरेशन भी होता है। इसमें बडिंग भी होता है, ये हमारा रीजनरेशन की बात करते हैं, पुनर्जनन जिसको कहते हैं। बडिंग मतलब मुकुलन हो गया, आप जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। आप इसमें जनन अगर होता है तो कैसे? तो कहेंगे मुकुलन, या फिर रिजनरेशन मतलब क्या होगा? तो यहाँ पर पुनर्जनन की हम बात करेंगे। हम किसकी बात करते हैं मेरे भाई? तो हम यहाँ पर पुनर्जनन की बात करते हैं। इन दोनों विधि द्वारा हमारा प्रजनन किसमें होता है? तो कहेंगे यहाँ पर हाइड्रा में होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए मेरे भाई। आईवीएफ की अगर हम बात करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, यहाँ पर IVF होगा, ई नहीं होगा। आईवीएफ के संदर्भ में
औसत कथन को चूज करना है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि आईवीएफ हमारा क्या है। तो मेरे भाई आईवीएफ कहने का मतलब जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है उसी को हम लोग कहते हैं। आपको ध्यान रखना, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है हम उसी की बात करते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी कहने का मतलब है मेरे भाई कि अगर मान लेते किसी फीमेल के अंदर उसके अगर बॉडी के अंदर हम कहते हैं कि जो उनका ओवरी होता है, अगर उसमें या फिर आप कह सकते हैं जो फैलोपियन ट्यूब वगैरह में कुछ दिक्कतें आती है जहां पर हम कहते हैं वो फर्टिलाइजर नहीं कर पाता है, तो वैसी परिस्थिति में इनको क्या करना पड़ता है, तो वो बच्चे जो है वो अपने बच्चे पेट में या फिर आप कहते हैं कि वहां पर स्पर्म और ओवम को वो फर्टिलाइज नहीं कर पाती है, तो वैसी परिस्थिति में उनको आईवीएफ कराना पड़ता है। और आईवीएफ यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है अभी तो ये कॉस्टली है, लेकिन आगे चल करके सरकार इसके लिए कुछ और कदम निकाल रही है ताकि इजिली लोग करा पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आपने सुना होगा। तो मेरे भाई मेल और फीमेल दोनों का स्पर्म और ओवम उसको क्या कर दिया, ले लिया जाता है और बाहर में एक ट्यूब होता है, उस ट्यूब में रख करके परखनली में रख करके उसको फर्टिलाइज कराया जाता है। और जब उसको फर्टिलाइज कराने के बाद जब वो हमारा भ्रूण की अवस्था में आ जाता है तब उसको यूट्रस में, उसी माँ के यूट्रस में डाल दिया जाता है, ऑपरेशन करके यूट्रस में डाल दिया जाता है या फिर जैसे भी यूट्रस में डाल दिया जाता है। और जब यूट्रस में डाल दिया जाता है तो वही भ्रूण जो होता है वो फिर यूट्रस में क्या करता है, एक लाइनिंग फॉर्मेशन करता है, उसके दीवार से वो कनेक्ट कर जाता है और फिर कहते हैं कि वो यहाँ पर उसमें बच्चा का ग्रोथ होता है। तो यानी कहने का मतलब है निषेचन की क्रिया जो होती है वो शरीर से बाहर होती है और जो बच्चे का ग्रोथ होता है वो पेट के अंदर गर्भाशय में होता है। तो एक लाइन आप जान लीजिए कि इसके द्वारा शरीर के बाहर हमारा क्या होगा, तो कहेंगे हमारे द्वारा और आपके द्वारा निषेचन कराया जाता है जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो शरीर के बाहर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, तो यहां पर सही है। आपको तो गलत चूज करना है। कहता है इस प्रक्रिया में जो ताजा अंडाणु और शुक्राणु का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, इसमें हमारा ताजा अंडाणु और शुक्राणु यानी ओवम और स्पर्म दोनों को फर्टिलाइज कराते हैं और दोनों फ्रेश होने चाहिए। दूसरी बात, अगर निषेचन के बाद कह रहा है कि जो निषेचन हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद कह रहा है कि युग्मज को, किसको, तो मेरे भाई जायगोट को, कह रहा है कि जो जायगोट बनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब स्पर्म और ओवम मिलता है तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा। जब वो फर्टिलाइज होता है तो उस परिस्थिति में फर्टिलाइजेशन के बाद वो फिर जायगोट बनता है जिसको युग्मनज कहा गया है। अब ये जो फर्टिलाइज होने के बाद जो युग्मनज बनेगा तब कहता है कि वो युग्मनज अवस्था को पालेगा, तब कहता है कि वह 1 माह के बाद माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। तो मेरे भाई निषेचन के बाद युग्मनज को 1 माह के बाद लिखा गया है। ये कहीं से भी मेरे भाई ये सही नहीं है, ये गलत है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसको भ्रूण अवस्था में क्या करता है, स्थापित कर दिया जाता है। ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है। यहां पर 1 माह के बाद बोला गया और युग्मनज को नहीं यहां पर करते हैं, किसको, तो भ्रूण को करते हैं। तो मेरे भ्रूण अवस्था में उसको कहां, तो यूट्रस में डाला जाता है और हम तब कहते हैं कि यहां पर गर्भाशय के अंदर हम कहते हैं ऐसे केस में यहां पर भ्रूण का ग्रोथ हो जाता है। अगला है कि घर्षण बल की बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानिए मेरे भाई कि जब कभी भी घर्षण बल की बात आती है ना, तो ये घर्षण बल हमेशा नेगेटिव फोर्स, आपको ये हमेशा नेगेटिव फीलिंग देता है। ध्यान रखना मेरे भाई, घर्षण बल कभी पॉजिटिव फीलिंग नहीं देता है, ये आपको ऑलवेज नेगेटिव फीलिंग देता है। इसलिए ये ऑलवेज नेगेटिव फोर्स होता है। ये कैसा फोर्स क्रिएट करता है, ऑलवेज मेरे भाई ये नेगेटिव फोर्स क्रिएट करता है। ये बात आपको ध्यान रखना होता है, ये ऑलवेज नेगेटिव फोर्स क्रिएट करता है, ऑलवेज नेगेटिव फोर्स होता है। ये बात आपको ध्यान रखना एक लाइन में। तो अगर हम बात करते हैं घर्षण बल का, तो ये घर्षण बल कहां देखने को मिलता है, तो आपको जनरली ध्यान रखना कि घर्षण बल 2 ठोस वस्तु के सापेक्षिक गति के कारण पैदा होता है। 2 ठोस वस्तु के बीच सापेक्षिक गति कारण पैदा होता है। तो मेरे भाई जो घर्षण बल होता है, यानी आप कह सकते हैं यहां पर कितने, तो 2 ठोस वस्तु के, 2 ठोस वस्तु के सापेक्षिक गति के कारण होता। अब यहां पर टर्म हमारा क्या, तो सापेक्षिक गति आ गया। तो मेरे भाई सापेक्षिक गति मतलब गति में अंतर, तो कोई आगे जा रहा है तो कोई पीछे है, इसका मतलब ऐसा ऐसा होगा। तो उस परिस्थिति में हम कहेंगे सापेक्षिक गति होगी और उसी सापेक्षिक गति के अंतर के कारण ऐसा होता है। सापेक्षिक गति के कारण कहिए तो ज्यादा सही रहेगा। इसी सापेक्षिक गति के कारण हमारा यहाँ पर घर्षण होता है। लेकिन अगर हम घर्षण बल की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना, ये घर्षण बल हमारे 2-3 तरह के होते हैं। सबसे पहला घर्षण बल की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा किस में होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। सबसे पहला हमारा कौन होगा, जिसको हम लोग यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा इसी को हम लोग स्थैतिक घर्षण के नाम से जानते हैं। हिंदी में अगर देखिएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पर स्थैतिक घर्षण के नाम जानते हैं। एक लाइन में आप जान लीजिए। दूसरा जो घर्षण हमारा होगा वो कौन सा होगा मेरे भाई, तो दूसरा हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो इसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं।
दूसरा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा होता है, ये लाइन आप जान लीजिए। और काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर बात करते हैं, इसी में काइनेटिक फ्रिक्शन में आपका दो तरह का मोशन होता है, हम आगे बताएंगे। लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, तो काइनेटिक ही कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो इसमें हमारा सर्पी वगैरह आ जाता है, ध्यान रखना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर बात करते हैं, इसी में हमारा सर्पी घर्षण वगैरह जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसके साथ अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग क्या कह देंगे, तो यहाँ पर इसी को मान लेते हैं सर्पी घर्षण कह दिए। कैसा मेरे भाई, तो इसको सर्पी घर्षण हम कह दिए। और इसी में स्लाइडिंग भी होता है, इसी में हमारा अलग। तो यहाँ पर एक तीसरा हमारा होता है, इसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। एक्चुअली में फ्रिक्शन को तीनों तरह से दिखाया गया, यही तीन को हमारा फ्रिक्शन होता है, यही तीन को हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर दो सॉलिड वस्तु के बीच में यही तीन को फ्रिक्शन हमारा देखने को मिलता है। और जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, इसको हम लोग लोटेनिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर लोटेनिक फ्रिक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं, लोटेनिक घर्षण कहते हैं। अब यहां पर बात आती है कि सर घर्षण किसमें और किसमें ज्यादा और किसमें कम होगा, तो इन तीनों में मेरे भाई रिलेशन होता है, स्टैटिक में, काइनेटिक में और रोलिंग में। इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, तो तीनों में रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा, चूंकि घर्षण को हम लोग एफ से दिखाते हैं, घर्षण बल को हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो घर्षण बल अगर हमारा स्मॉल एफ होगा, तो स्मॉल एफ हमारा सबसे ज्यादा घर्षण बल कहाँ, तो स्टैटिक में। इसके बाद हमारा कम किस में होगा, तो कहेंगे हमारा इससे कम हमारा काइनेटिक में होगा। सबसे कम अगर घर्षण किसी में होता है तो हम कहेंगे रोलिंग में होता है। इसीलिए मेरे भाई आपको ये ऑर्डर एकदम याद रखना है। सबसे अधिक घर्षण अगर मिलता है तो कहां पर, स्टैटिक में। अगर स्टैटिक में सबसे अधिक घर्षण है, इसका मतलब वो रुका हुआ है, स्टैटिक है, वो स्थिर है, वो मोशन नहीं कर रहा, इतना ज्यादा उसमें घर्षण है, हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा हमारे इसी में होगा। और आपको घटते क्रम में सजाना है, तो मेरे भाई ये तो घटते क्रम का ही ऑर्डर हमने लिखा है। तो रोलिंग हमारा सबसे लास्ट में होगा, सबसे पहले हमारा स्थैतिक होगा, तो यहाँ लॉटनिक दे रखा है तो नहीं होगा, स्थैतिक है तो यहाँ होगा, लॉटनिक सबसे लास्ट में, चूंकि रोलिंग को ही लॉटनिक कहते हैं, यहाँ पर लॉटनिक किसको कहते हैं, रोलिंग को कहते हैं, सबसे लास्ट में होगा। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। और घर्षण बल याद रखना मेरे भाई सतह पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है, ये सब पॉइंट भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको सतह पर निर्भर करता है, ये सतह पर निर्भर करता है। और सतह की अगर हम बात करते हैं तो सतह हमारा समतल भी हो सकता है और सतह हमारा खुरदुरा भी हो सकता है। लेकिन अगर खुरदुरा सतह जितना ज्यादा होगा, घर्षण उतना ही ज्यादा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है चिकने पृष्ठ पर होने वाले परावर्तन जो हमारा होता है वो विसरित परावर्तन होता है। तो मेरे भाई दो तरह का परावर्तन होता है, एक हमारा नियमित परावर्तन होगा, एक हमारा विसरित परावर्तन होगा। अगर हम यहाँ पर परावर्तन की अगर बात करते हैं तो इसमें दो तरह के परावर्तन होते हैं, आपको ध्यान रखना मेरे भाई। एक हमारा नियमित परावर्तन होगा और दूसरा परावर्तन हमारा कैसा होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारा विसरित परावर्तन होगा, आपको दिख जाएगा। तो दोनों तरह के परावर्तन होते हैं और दोनों के बारे में आपको एकदम आपको पता होना चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में विसरित परावर्तन और हम लोग अगर इन दोनों की अगर हम चर्चा करते हैं तो मेरे भाई कैसा होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि नियमित परावर्तन जिसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, नियमित का मतलब रेगुलर होता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शंस के नाम से हम लोग जानते हैं। और विसरित मतलब क्या होता है, इररेगुलर की हम बात करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर इररेगुलर की बातें हो रही है और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तो रेगुलर की बात हो रही है। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारा वहां होता है जहां पर हम प्लेन सतह प्लेन सरफेस की बात करते हैं। याद रखना मेरे भाई नियमित परावर्तन हमारा कहां पे होगा, तो प्लेन सरफेस में होता है। कहां पे, तो प्लेन सरफेस में होता है। जो कंप्लीट हमारा कैसा होगा, तो कहेंगे यहाँ पर प्लेन होता है। कंप्लीट कैसा होगा, तो हम यहाँ पर प्लेन सरफेस की हम बात करेंगे। और प्लेन सरफेस को अगर देखें तो आपको कंप्लीट ऐसा प्लेन सरफेस दिखेगा, ये हमारा सरफेस है और ये हमारा कंप्लीटली प्लेन सरफेस है, इसमें कोई खुरदुरापन नहीं है, ये पूरा का पूरा समतल सतह की हम बात करेंगे। और आपको ध्यान रखना जो प्लेन सरफेस होता है इसी को हम लोग समतल सतह कहते हैं। कैसा, कोई उभर खावर नहीं, ये हमारा समतल सतह हमारा होगा। और याद रखना मेरे भाई कि जो प्लेन सतह हमारा समतल सतह होता है इसी को हम लोग चिकनी सतह भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग यहाँ पर चिकनी सतह भी कहते हैं। और जो चिकनी सतह होती है इसी को हम लोग चमकीली सतह भी कहते हैं। देखो नाम सबका यही है और क्वेश्चन में यही सब यूज होगा। एक लाइन में आप ध्यान रख लीजिएगा तो काम आपका चल जाएगा। तो प्लेन सरफेस स्मूथ सरफेस को भी कहते हैं और वही चिकनी सतह और वही चमकीली सतह, तो ये नियमित परावर्तन देता है। तो मेरे भाई आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर इसकी हम बात करें तो इरेगुलर सरफेस की अगर हम बात करें ये कौन सा होगा, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई जो खुरदुरा सतह होता है उसको हम लोग इरेगुलर सरफेस कहते हैं। जो खुरदुरा सतह होता है, अब खुरदुरा सतह को कैसे दिखाएंगे, तो खुरदुरा सतह को अगर दिखाना होगा तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं। और इस सतह में क्या होगा, तो चलो एक तरफ अगर हम पेंट कर भी दिए तो इसमें अगर मान लेते हैं कि जैसे प्रकाश इस पर पड़ेगी
जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ेगी तो प्रकाश ऐसे जाएगा, टकराने के बाद ये एक ऐसा आ जाएगा, एक प्रकाश ऐसे पड़ेगा तो टकराने के बाद पता चला कि इधर भाग गया। यानी कहने का मतलब है आप इसमें डिट्टो कह सकते हैं मेरे, अगर इधर मान लेते हैं भाग गया, इसका मतलब ये सतह हमारा समतल नहीं है, तभी तो इधर अनियमित हो रहा है। इसका मतलब विसरित परावर्तन इसी को कहते हैं, और विसरित परावर्तन को हम लोग अनियमित सरफेस के नाम से, इसी को हम लोग और दूसरा नाम से क्या जानते हैं, इसी को हम लोग अनियमित परावर्तन भी कहते हैं। इसी को अनियमित परावर्तन भी कहते हैं। जितने भी कंसेप्ट है वो सभी आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर समतल सतह की बात करें, नियमित परावर्तन होगा तो जितने एंगल पर मेरे भाई इंसिडेंट्स हुआ उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगा। फिर से इंसिडेंट करा दीजिए तो फिर से रिफ्लेक्ट उतने ही एंगल पर करेगा, फिर से इंसिडेंट करा दीजिए तो फिर से ये रिफ्लेक्ट उतने ही एंगल पर करेगा। तो मेरे भाई ये नियमित परावर्तन का कंसेप्ट है। तो यहां पर आपसे बोला गया है चिकने सतह पर, मेरे भाई कैसे सतह पर, तो चिकना सतह, तो चिकना सतह यहां पर है, यहां पर, तो इसमें तो नियमित परावर्तन होता है, लेकिन यहां पर विसरित परावर्तन कह दिया, मेरे भाई ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, नियमित होगा। विसरित परावर्तन की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियम का पालन होगा। हाँ बिल्कुल ये सही है मेरे, नहीं, विसरित परावर्तन की अगर हम बात करते हैं, यहां पर पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियम का पालन होता है। अब देखिए जो विसरित परावर्तन है उसकी अगर हम बात करें, इसको अनियमित परावर्तन कहते हैं, उसमें हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा सेम नहीं रहता है। यानी आप यहां पर कह सकते हो मेरे भाई कि जो विसरित परावर्तन की अगर हम बात करते हैं, या फिर मुझे लग रहा है यहां पर इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे, क्वेश्चन में आंसर आपका क्या दे रखा है, तो केवल आपका 2 को सही कह रहा है। तो यहां पर केवल 2 अगर सही कह रहा है तो इस परिस्थिति में आपके आंसर क्या होंगे, विसरित परावर्तन मतलब डाइवर्जिंग की बात कर रहा है। तो मेरे भाई आप ध्यान रखना कि चिकने हो कि विसरित हो, दोनों में यहाँ पर हम कहेंगे परावर्तन के नियम का पालन होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को यहाँ पर परावर्तन के नियम का पालन तो सही से दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो हमारा ये भी हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। तो मेरे भाई मुझे लग रहा है, जैसा पता नहीं, एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा इसको, कह रहा है कि ये भी परावर्तन के, यहाँ पर भी लगा हुआ है, में भी परावर्तन के नियम का पालन करता है। वैसे आंसर क्वेश्चन जो दे रहा है वो आंसर वो आपको बी दे रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है जैसा ये परावर्तन के नियम का पालन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में अगर पालन वो करता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होने चाहिए। लेकिन अगर विसरित हो जाएगा तो जितने एंगल से इंसिडेंट हुआ उतने एंगल से परावर्तन होगा नहीं। तो मुझे लग रहा है मेरे भाई ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर ये हमारा गलत होता है, अगर ये स्टेटमेंट हमारा गलत होता है तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे इसमें से हमारा कोई आंसर नहीं होगा। सत्य कथन हमारा कौन होगा, तो कहेंगे इसमें से कोई हमारा आंसर सही नहीं होगा। तो आंसर उपयुक्त में से ई के साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अगर ये डाइवर्जिंग रे को बात करेगा तो उसके हिसाब से हो सकता है, लेकिन अगर इस प्लेन सरफेस के हिसाब से देखिएगा तो यहाँ पर अलग हो जाएगा, एंगल वगैरह चेंज कर जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में हम आपको बता चुके हैं, बता दिए। आगे चलते हैं। अगला, समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिका बनती है, जो कि गलत है मेरे भाई। समसूत्री विभाजन की अगर बात कर रहा है ना, तो आप ये बात जान लीजिए कि समसूत्री विभाजन की अगर बात करेगा तो एक चीज आप जान लेना मेरे भाई, इस समसूत्री विभाजन में सेल डिवीजन होता है। आप ध्यान रखना मेरे भाई, इसमें क्या होगा, तो कहेंगे यहाँ पर सेल डिवीजन होता है। और दूसरी बात याद रखना कि समसूत्री विभाजन में क्या होगा, तो एक जो मदर सेल होती है, एक मदर सेल की अगर हम बात करते हैं तो एक जो मदर सेल होती है ये 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है। कितना डॉटर सेल बनेगा मेरे भाई, तो हम यहाँ पर कहेंगे 2 डॉटर सेल की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर एक मदर सेल कितने, तो एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है, इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें कह रहा है 4 नई कोशिका बनेगी, जो कि गलत है, 2 बनेगा। और ध्यान रखना मेरे भाई कि कहीं पर मान लेते हैं आपका एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो जाता है और कहीं पर आपका स्किन वगैरह फट जाता है तो नया स्किन डेवलप होता है ना, तो जो नया स्किन डेवलप होता है उसको हम लोग सेल डिवीजन ही कहते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, यहाँ पर गलत हो गया। दूसरा कहता है अर्धसूत्री विभाजन, तो मेरे भाई इसको हम लोग माइटोसिस कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश में इसको हम लोग माइटोसिस कहते हैं। और दूसरा जो हमारा होता है इसको हम लोग अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और एक बात आप जान लीजिए, जो आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर मियोसिस कहते हैं। लेकिन इस मियोसिस की अगर बात करते हैं तो इस मियोसिस में क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है। एक तो स्पर्म तथा ओवम का निर्माण होता है। इसमें स्पर्म तथा
ओवम का निर्माण होता है। ये लाइन आपको जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछता है स्पर्म तथा ओवम का निर्माण यहां पर होता है। यहाँ पर स्पर्म तथा ओवम का क्या होता है, संश्लेषण यानी उसका निर्माण होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो स्पर्म और ओवम का निर्माण हमारा यहीं पर होता है, लेकिन इसमें यहाँ पर 4 कोशिका का निर्माण होता है। इसमें कितने मेरे भाई, यहाँ पर कितने, तो कहेंगे यहाँ पर 4 कोशिका का निर्माण होता है। इसमें 4 कोशिका, यहाँ पर उल्टा दे रखा था, इसमें 4 कोशिका का निर्माण होगा। तो यहाँ पर 2 दे रखा है इसलिए ये गलत है, 2 नहीं मेरे भाई 4 हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट उल्टा दे रखा है, ये दोनों गलत हो गया और गलत को चूज करना था, तो कहेंगे मेरे भाई 1 और 2 दोनों आपका गलत हो जाएगा, यानी कि आप सी आंसर के सर के साथ आप जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है कौन सा, वो बता दीजिए। तो मेरे भाई आप पढ़ते होंगे कि मेरे भाई अगर हम प्लांट उत्तक की अगर बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पर प्लांट टिश्यू की हम बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर प्लांट टिश्यू की बात करते हैं, तो जो प्लांट टिश्यू होते हैं इसमें अगर हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यू की हम बात करते हैं। और सिंपल परमानेंट टिश्यू कहने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, जो हमारे यहां पर मेरे भाई सरल अस्थायी उत्तक जिसको हम कहते हैं, सरल के साथ क्या है, तो कहेंगे यहां पर सरल अस्थायी उत्तक की हम बात करते हैं, जिसको हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं। अब जो सरल अस्थायी उत्तक होगा वो हमारा क्या होगा, तो हम सभी लोग कहेंगे कि जो सरल अस्थायी उत्तक हमारा होता है, ये हम लोग पढ़ते हैं, एक तो हमारा पेरेन्काइमा होता है, दूसरा हमारा क्या होता है कोलिनकाइमा होगा, और तीसरा हमारा क्या होता है स्क्लेरेन्काइमा होगा। ये 3 चीज आता है। तो मेरे भाई अगर हम यहाँ पर पेरेन्काइमा की बात करते हैं, तो ये जड़ और तना में पाया जाता है, भोजन का संग्रह करता है। आपको हम शॉर्टकट में बता देते हैं, ये क्या करेगा, चूंकि प्लांट की बात हो रही है, तो जड़ तना में ये पाया जाता है और भोजन का क्या करेगा, तो स्टोरेज करता है, भोजन का संग्रह करता है। अगर कोलिनकाइमा की बात करते हैं, ये तना को लचीला बनाता है, ये इसका काम ही मेरे भाई तना को लचीला बनाता है या मुलायम बनाता है। और तीसरी बात आपको समझना है, इस स्क्लेरेन्काइमा के कारण क्या होता है, तो बीज वगैरह का जो बाहरी आवरण होता है वो हार्ड होता है। आप देखिएगा मेरे भाई, बीज का या तना का बाहरी आवरण, तो बीज का अगर बाहरी आवरण की हम बात करते हैं, तो बीज का जो बाहरी आवरण या तना का जो बाहरी आवरण होता है, ये कैसा होगा, तो आपको ध्यान रखना ये हमारा कठोर यानी कि हार्ड होता है। अब इसके अलावे मेरे भाई एक दो बात और ध्यान रखना है, जो कि हमेशा आपको क्वेश्चंस मिलेगा और हमेशा परेशान करेगा। लेकिन मेरे भाई मेरे कहने का मतलब आप पढ़ लीजिए इसको, आज के बाद ये कभी परेशान नहीं करें। इसको एरेन्काइमा कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको एरेन्काइमा कहते हैं। एक टर्म आपका एरेन्काइमा का है। तो एरेन्काइमा जो होता है ये आपके एक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं। ये किस में होंगे, तो याद रखना मेरे भाई, ये एक्वेटिक प्लांट में होते हैं। और एक्वेटिक प्लांट हम किसको कहते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो मेरे भाई जो जलीय पौधे होते हैं, उस जलीय पौधे में हमारा एरेन्काइमा होता है। और ये क्या करता है, तो आप ध्यान रखना मेरे भाई, ये हमारा क्या करता है, टू प्रोवाइड, ये क्या करता है, तो कहेंगे यहां पर टू प्रोवाइड बॉयंसी। ये क्या करता है, तो कहेंगे यहां पर बॉयंसी प्रोवाइड करता है। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई, अगर कोई भी वस्तु अगर पानी में तैरती है, तो वह किसके कारण, उत्प्लावन बल के कारण। तो ये उत्प्लावन बल प्रदान करता है, और इसी एरेन्काइमा के कारण हम कहते हैं मेरे भाई जलीय पौधे तैरती है। तो मेरे भाई जलीय पौधे क्या होते हैं, कहेंगे ये हमारा तैरती है। तो तैरने की अगर बात होती है, तो ध्यान रखना मेरे भाई, तैरने की जो बात होती है, वो प्लांट वगैरह की जो पत्तियां देखते होंगे, जलीय पौधे की पत्तियां तैरेगी, हम कहेंगे एरेन्काइमा के कारण तैरता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये एक्वेटिक प्लांट जलीय पौधे में ही केवल होता है, ये स्थलीय पौधे में नहीं होता है। और लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड बॉयंसी। और बॉयंसी हमारा क्या, तो उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या करता है, वो तैरने की स्थिति में लाता है। एक और टर्म होता है मेरे भाई, जिसको हम लोग यहां पर कहेंगे, जिसको हम लोग किसके नाम से, तो यहां पर क्लोरेन्काइमा के नाम से पढ़ते हैं। इसको कोलेनकाइमा नहीं है, ये क्लोरेन्काइमा है, ये REN है। और ये क्लोरेन्काइमा की अगर बात करते हैं, आज के बाद कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये क्लोरेन्काइमा हमारा क्या है, तो ये लीफ में होता है, ये पत्ती में होता है। किसमें मेरे भाई, तो जो प्लांट की पत्तियां होती है उसमें होता है। और ये लीफ में हम कहते हैं यहां पर, इसके अंदर लीफ में क्या होता है, कि लीफ में क्लोरोफिल होता है। इसमें लीफ में क्या होता है, यहाँ पर क्लोरोफिल होता है, इसके लीफ में क्लोरोफिल होता है। और याद रखना मेरे भाई, ये फोटोसिंथेसिस कराता है। अगर क्लोरोफिल होगा तो जाहिर सी बात है ये प्रकाश संश्लेषण कराएगा, यानी कि ये क्या करेगा, तो कहेंगे ये प्रकाश संश्लेषण के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए तो प्रकाश संश्लेषण के लिए, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो एक बात पता चलेगा, क्लोरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। देखिए ये पेरेन्काइमा है, ये कोलेन्काइमा, ये स्क्लेरेन्काइमा, ये सब सरल अस्थायी उत्तक है, ये दोनों अलग है। ये जलीय पौधे में होते हैं, जो कि
बुयांसी प्रोवाइड करता है, तैरने की अवस्था में लाता है। और ये क्लोरेनकैमा, ये RE है, क्लोरेनकैमा है, ये लीफ में होता है, पत्ती के लीफ में, पत्ती में होता है, और जो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। तो ये 4-5 बात आप याद रख लीजिए, आपको हर एक जगह इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलता रहेगा। तो मेरे भाई क्लोरेनकैमा के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये वाला क्लोरेनकैमा है, ये क्या करता है, क्लोरोफिल, ये हमारा फोटोसिंथेसिस की क्रिया कराता है। ये कहीं ना कहीं मेरे भाई स्टेटमेंट हमारा क्या, तो यहां पर ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला कहता है जो क्लोरेनकैमा है वो लचीला बनाता है, तना को क्या बनाएगा, तो लचीला। क्या मेरे भाई लचीलेपन का गुण होता है, बिल्कुल होता है, ये सही है। अगला है स्क्लेरेनकैमा की बात करते हैं, जो बीज का बाहरी आवरण को हार्ड बनाता है, कठोर बनाता है। क्या मेरे भाई पौधा को कठोर बनाएगा, मजबूत बनाता है, बिल्कुल सही है। यानी तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आंसर करेंगे तो उपयुक्त में से एक से अधिक के पास जाएंगे, क्योंकि 1, 2 और 3 तीनों के तीनों हमारे क्या है, तो कहेंगे सही है। ठीक है, ये क्लासेस सन्नी जी, ये क्लासेस आपके किसी भी एग्जाम के लिए है। आप PIT की तैयारी कर रहे हो, या आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो, या अगर आप 9-10 की तैयारी कर रहे हो, आप सभी लोगों के लिए ये यूजफुल क्लासेस है। आप सभी लोग अपने साइंस को अगर लगता है कि मजबूत करना है, तो आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। आप सिर्फ जुड़े रहिए ना मेरे साथ, देखिए मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, एक एक चीज मेरा हमेशा से आदत रहा है कि जो हम पढ़ाएंगे और वही हम पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम का क्वेश्चन होगा, और आपके दिमाग में वो चीज छपता चला जाएगा। बस लगातार आपको करते जाना है। अगला है मेरे भाई पुनर्जनन के संदर्भ में आपको सही चीज बताना है, औसत्य को बताना है, सॉरी औसत्य। तो पुनर्जनन हमारा क्या होता है, पुनर्जनन कहने मतलब हम लोग कहेंगे रीजनरेशन। अगर कोई एक जीव, जैसे प्लेनेरिया नाम का एक जीव होता है, और जो प्लेनेरिया जीव होता है उसको कितने बराबर भाग में आप काट दीजिएगा ना, तो फिर से नया प्लेनेरिया बन जाता है। उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर कायिक भाग कहते हैं। तो मेरे भाई कायिक भाग कहने का मतलब जो कटे हुए भाग होते हैं, से अगर हम बात करते हैं पुनर्जनन जो होता है वो किस में होता है, तो मेरे भाई प्लेनेरिया में होता है। जनरली किस में, तो यहाँ पर प्लेनेरिया में। वैसे होने के लिए तो हाइड्रा में भी होता है, लेकिन आप प्लेनेरिया की बात कर लीजिए। आप किसकी बात कर लीजिए, प्लेनेरिया की बात कर लीजिए। तो जो प्लेनेरिया हमारा होता है, जो प्लेनेरिया हमारा होता है, इसमें पुनर्जनन ही होता है। जैसे ये प्लेनेरिया है, अब ये जीव हमारा क्या, तो प्लेनेरिया है। अब इस जीव को मेरे भाई आप यहां से काट दो, क्रॉस कर दो, यहां से काट दो, क्रॉस कर दो, 3 भाग में बट गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फिर से मेरे भाई नए जीव का निर्माण कर लेगा। इसका बड़ी बॉडी जो है 3 पार्ट्स में बटा था, लेकिन फिर से नाक मुंह कान सब बन जाएगा, यानी 3-3 गो प्लेनेरिया बन गया। इसका मतलब मेरे भाई ये अपने शरीर को रीजनरेट कर लिया, कटने के बाद भी जनरेट कर लिया, कटने के बाद भी जनरेट कर लिया, कटने के बाद पूरा शरीर डेवलप कर लिया। ये प्लेनेरिया में ऐसा हमारा होता है। तो मेरे भाई कायिक भाग कहने का मतलब इसी को कहते हैं। तो इसमें कोई जीव अपने कायिक भाग से नए जीव का निर्माण करता है, इसका मतलब है मेरे भाई स्टेटमेंट सही है। इसी को कायिक भाग कहते हैं। अलग अलग भाग में कट जाने के बाद भी नया जीव बन जाता है, क्योंकि मेरे भाई इसके सेल जो होते हैं वो अपने तरीके से डेवलप हो जाता है। इसमें एक अलग विशिष्ट गुण होता है, एक अलग गुण होता है, जिसके कारण ऐसा होता है, इसलिए विशिष्ट का टर्म यूज किया है, ये सही है। आगे अगर बात करते हैं कि हाइड्रा और लेशमानिया की बात करते हैं, नहीं मेरे भाई प्लेनेरिया में तो होता ही होता है, साथ ही साथ हाइड्रा में भी ये चीज होता है, ध्यान रखना। एक तो प्लेनेरिया में होगा और दूसरा हमारा हाइड्रा में भी होता है। तो हाइड्रा और प्लेनेरिया की अगर हम बात करते हैं, इन दोनों में रीजनरेशन पावर होता है। तो मेरे भाई एक चीज आप ध्यान रख लीजिए, इन दोनों में होगा। लेकिन हाइड्रा तो हमारा सही है, हाइड्रा में तो रीजनरेशन पावर होता है, ये तो कर लेता है, लेकिन लेशमेनिया डोनोवानी में नहीं होता है, इसमें विखंडन होता है। तो लेशमेनिया डोनोवानी, ये प्लेनेरिया नहीं है, ये लेशमेनिया है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, जो लिस्मानिया डोनोवानी आप पढ़ते होंगे, और ये लिस्मानिया डोनोवानी के बारे में आप सुने भी होंगे। इसे लिस्मानिया डोनोवानी की अगर हम बात करेंगे, तो ये लिस्मानिया डोनोवानी क्या था आपको पता होगा मेरे भाई, ये हमारा प्रोटोजोआ है। लिस्मानिया डोनोवानी क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर प्रोटोजोआ है। और अगर ये प्रोटोजोआ है, इसका मतलब इसमें अगर जनन होगा तो इसमें क्या होगा, कि यहाँ पर विखंडन होता है। इसमें क्या होगा, तो आप सीधा कहेंगे इसमें विखंडन होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसमें पुनर्जनन नहीं होता है, लिस्मेनिया के कारण ये गलत हो गया। तो जो जनन होगा वो किसके कारण, कहेंगे यहाँ पर विखंडन के कारण होगा। हाइड्रा में तो ठीक है, लेकिन तो ये हमारा गलत हो गया। और क्वेश्चन में आपको आंसर क्या करना था, जो गलत था उसको आंसर करना था। क्या आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन के आंसर जो है आपके अच्छे तरीके से आंसर कर। सर जी अभी एप्लीकेशन पर क्लास बंद है क्या, आज सिर्फ क्लास नहीं लिए थे, वैसे क्लासेस जो है एप्लीकेशन पर डेली क्लासेस चलती है। आज हम सिर्फ क्लास नहीं ले पाए थे, और चूंकि फीवर था उस समय बहुत, लेकिन अभी भी हम आपकी क्लासेस ले पा रहे हैं ना।
तो टैबलेट खा करके आपकी क्लासेस ले पा रहे हैं। अचानक तबीयत खराब हो गया, अचानक फीवर आ गया था, अभी मौसम थोड़ा चेंज कर रहा है जिसकी वजह से आप सभी लोग बच करके रहिए, क्योंकि अभी किसी का भी तबीयत खराब हो सकता है, कोई नहीं जानता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। अब देखिए ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें भी जो कंसेप्ट हम आपको बताएंगे ना वो कहीं ना कहीं आपके लिए समझिए कि ग्रामबान होगा। कह रहा है अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होगी इसमें परिवर्तन। तो मेरे भाई अभिनेत्र लेंस कहने का मतलब हमारी आंखों की जो लेंस है उसकी बात कर रहा है, और हमारी आंखों में जो लेंस होगा उत्तल लेंस होता है। अब उसके फोकस दूरी में अगर कोई परिवर्तन करेगा तो कौन करेगा, तो सिलेरी मसल्स करता है। अगर हम यहां पर देखते हैं कि मेरे भाई जो मानव नेत्र का अगर बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर मानव नेत्र लेंस की बात करते हैं। हम मेरे भाई यहां पर मानव नेत्र लेंस की बात करते हैं। जो मानव नेत्र के लेंस होते हैं मेरे भाई, याद रखना ये उत्तल लेंस हमारा होता है। लेकिन इस मानव नेत्र के लेंस को हम कहते हैं कौन हमारा यहां पर ऑपरेट करता है, कौन सपोर्ट करता है, या इसको कौन स्थिर बनाए रखता है, तो इसको कौन कंट्रोल करता है, कौन सपोर्ट करता है, तो याद रखना मेरे भाई वो कौन करेगा, तो सिलेरी मसल्स करता है। अगर हम बात करें यहां पर किसकी, तो यहां पर हम सिलेरी मसल्स की बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो सिलेरी मसल्स। हमारे आंख में जो सिलेरी मसल्स होता है, जो लेंस होता है, उसके दोनों तरफ सिलेरी, जैसे हमारे आंख में ये लेंस है और इस लेंस के ऊपर भी और इस लेंस के नीचे भी ये वाला जो हमारा पार्ट होता है इसको सिलेरी मसल्स कहते हैं, लाल वाला ये तुम्हारा लेंस है, ये सिलेरी मसल्स होता है। यही सिलेरी मसल्स इसके साइज को बड़ा या छोटा करेगा। तो ये सिलेरी मसल्स का मेन काम क्या होता है, तो इसके मुख्य कार्य की अगर हम बात करेंगे तो इसका मुख्य कार्य दो होगा। एक तो मेरे भाई क्या करेगा, जो पुतली होता है उसके साइज को क्या करता है, पुतली को कंट्रोल करता है। एक तो प्यूपिल को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। और साथ ही साथ इसका और दूसरा काम क्या होता है मेरे भाई, ये क्या करता है, यहाँ पर हम कहते हैं कि जो हमारा यहाँ पर जिसको सिलेरी मसल्स कहते हैं उसको क्या करता है, तो ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो सिलेरी मसल्स होता है इसकी अगर हम बात करते हैं होगा क्या समझना, तो सिलेरी मसल्स हमारा कई कई बार क्या होता है, जैसे हमारा एक्सपेंड करता है, ये फैलेगा। अगर सिलेरी मसल्स मेरे भाई फैलेगा, समझना गौर से, अगर सिलेरी मसल्स हमारा कोई भी चीज फैलता है तो पतला होता है, ये बात आपको पता रखना पड़ेगा। अगर कोई भी चीज फैलता है तो वो पतला होगा, और जब कोई चीज फैलता है पतला होता है तो आपको लेंस के केस में ये चीज ध्यान रखना है, जितना मोटा लेंस होगा उतना ज्यादा पावर होता है। आप देखना जिसका आंख में ज्यादा पावर होगा उसका चश्मा का जो लेंस होता है वो काफी मोटा होता है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जितना मोटा लेंस होगा उतना ही पावर ज्यादा होता है। अब आप कोई भी चीज को अगर खींच रहे हैं, अगर कोई भी चीज फैल रहा है तो पतला होगा। अब यहां पर अगर ये एक्सपेंड कर रहा है, इसका मतलब अगर ये फैलेगा तो आप यहां पर सीधा सीधा कह सकते हैं मेरे भाई कि यहां पर अगर ये एक्सपेंड कर रहा है इसका मतलब ये फैलेगा। जब ये फैलेगा तो ऐसी परिस्थिति में लेंस कैसा होगा, तो कहेंगे यहां पर जिस लेंस की हम बात कर रहे हैं ये लेंस हमारा कैसा, तो कहेंगे यहां पर हमें थिन लेंस मिलेगा। कैसा लेंस मिलेगा, तो थिन, यानी कि पतला लेंस होगा। अगर लेंस पतला हो गया तो आपको कि सर पतले लेंस का तो पावर की अगर बात करिएगा इसका पावर तो कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर पतले लेंस का पावर कम हो जाएगा तो पावर और फोकस दूरी में उल्टा रिलेशन होता है। तो आप कहेंगे सर फोकस दूरी की बात करिएगा ना तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पावर का फॉर्मूला 1/f होता है। तो अगर किसी का पावर अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है उसकी फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्वेश्चंस रटने का नहीं, समझने का, समझ के करिएगा तो आपके काम बन जाएंगे। मैंने आपके बगल का दादाजी का चश्मा मैंने अपने बगल के दादाजी का चश्मा पहना तो दादाजी ही नहीं दिख रहे थे मुरली सागर जी, चलिए ठीक है। सुभाष जी, सुगु जी आप टियरी 3 दिए हो, पूरा एकदम कर ले है। चलो यहां पर अगर हम बात करते हैं, हाँ सिलेरी मसल्स का हिंदी देखो, सिलेरी मसल्स को हम लोग बोलते हैं पक्ष माभी और पेशी। पेशी बोल दिया मतलब मसल्स की बात कर रहा, आप इससे भी पकड़ सकते थे, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये तो क्लियर होगा, एक्सपेंड का मतलब क्या हो गया, फैलना। एक्सपेंड का मतलब क्या हो गया, फैलना। अब इसमें दो चीजें आती है, तो ये हमको लगता है कि ये कंसेप्ट जो हम आपको बताया है ये जिंदगी में आप नहीं भूलोगे। अगर हमारा ये मसल्स की अगर हम बात करते हैं, इस सिलेरी मसल्स की बात करते, दूसरा काम ये क्या कर सकता है, तो दूसरे काम की अगर बात करेंगे तो दूसरा ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ये एक्सपेंड भी करता है और ये कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब संकुचन होता है, जो सिकुड़ता है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मेरे भाई क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है वो सिकुड़ने की बात करते हैं, इसका मतलब सिकुड़ना होता है। अगर मान लेते कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट करता है मेरे भाई, सिकुड़ता है,
जब वो सिकुड़ेगा तो उसकी मोटाई बढ़ती है। इसका मतलब है अब जो हमारा लेंस होगा वो लेंस कैसा हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा लेंस कैसा, थिक होगा, मोटा हो जाएगा। अगर लेंस हमारा थिक हो गया, मोटा हो गया, उसके पावर क्या होंगे मेरे भाई, तो पावर उसका ज्यादा होगा। उसका पावर कैसा होगा, तो कहेंगे पावर ज्यादा हो गया। अगर पावर ज्यादा होगा तो आप ही बता दीजिए फोकस दूरी क्या होगा, तो कहेंगे सर कम हो जाएगा। तो मेरे भाई बताओ ये एक दूसरे से रिलेटेड था कि नहीं था। तो आपसे क्वेश्चन बोला कि फोकस दूरी में अगर परिवर्तन करता है हमारे लेंस में, तो हमारे लेंस के फोकस दूरी में अगर परिवर्तन करता है तो यहां फोकस दूरी बढ़ गया, यहां फोकस दूरी घट गया, फोकस दूरी में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। कौन किया, तो सिलेरी मसल्स किया है। इसका मतलब है मेरे भाई इस क्वेश्चन का अगर हम लोग आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होता है, यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात और बता देना चाहते हैं कि हमारी आंखों में जो सिलेरी मसल्स होता है सिर्फ उसका कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन ही नहीं होता है, उसका एक काम होता है जो हमारे आंखों में जो पुतली होता है, इसको प्यूपिल कहते हैं, उसको भी वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो होता है वो हमारा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन हमारा रेस्पॉन्सिबल होगा, तो इसके लिए मेरे भाई हम लोग कहेंगे यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट हमारा होगा। हम किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे। और क्लोरोप्लास्ट कहने का मतलब मेरे भाई आप ऐसे समझ लीजिए, क्लोरोफिल कह दीजिए, आप इसको ऐसा कह दीजिए मेरे भाई, क्लोरोप्लास्ट नहीं क्लोरोफिल कह दीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसको आप क्या कहिए, आप यहाँ पर क्लोरोफिल कह दीजिए। यहाँ पर आप किसकी बात करेंगे, तो मेरे भाई क्लोरोफिल की बात करेंगे। और क्लोरोफिल क्या करता है मेरे भाई, तो ये प्रकाश को अवशोषित करता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करेंगे तो ये वर्णी लवक नहीं होता, ये हरित लवक होता है। ये कैसा लवक होगा मेरे भाई, तो हम लोग कहेंगे ये हमारा हरित लवक को हम लोग कहते हैं। ऐसा हम किसको कहेंगे, तो हरित लवक को कहते हैं। तो यहाँ जो वर्णी लवक दे रखा है ये बिल्कुल गलत है। तो मेरे भाई पहला तो हमारा गलत हो गया, पहला हमारा रॉन्ग हो गया। वो चूंकि वर्णी लवक की अगर बात करेगा तो वर्णी लवक हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है, आप जान लीजिए। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ये वर्णी लवक की अगर हम बात करें, समझना गौर से, अगर हम यहाँ पर वर्णी लवक की अगर हम बात कर रहे हैं, इसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग यहां पर क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। अब जो वर्णी लवक हमारा होता है, ये जो वर्णी लवक हमारा है, याद रखना मेरे भाई, ये रंग प्रदान करता है। जो फल फूल का रंग होता है ना, उसका रंग प्रदान करता है। ये क्या करेगा, तो ये रंग प्रदान करता है। ये किसी हरा कलर पे नहीं जाएगा, ये इसी हरे रंग पे नहीं जाएगा, ये रंग प्रदान मतलब कोई भी रंग प्रदान करेगा, इसलिए वर्णी लवक। लेकिन अगर अवर्णी लवक की अगर बात कर लेगा तो मेरे भाई ये सब आपको ध्यान होना चाहिए। अगर हम लोग अवर्णी लवक की अगर हम बात करते हैं तो अवर्णी लवक हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है। किसको कहते हैं हम लोग, नहीं अवर्णी लवक हम लोग किसको कहेंगे, शायद अवर्णी लवक हम लोग किसको कहें, तो एक तो क्रोमोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट होता है, एक हमारा ल्यूकोप्लास्ट ही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरे भाई हम लोग अवर्णी लवक की बात करते हैं तो ये अवर्णी लवक क्या करता है, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये क्या करेगा, तो ये भोजन का संग्रह करता है। इसका इंग्लिश देख लेना। लेकिन अवर्णी लवक हमारा क्या करता है, ये भोजन का संग्रह करता है। ये प्लांट में ये भोजन का संग्रह करता है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये भोजन का संग्रह करता है, ये लाइन आपको ध्यान रखना। तो ये रंग प्रदान करेगा, ये भोजन का संग्रह करेगा। और जो हरित लवक होता है ये क्या करता है, तो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये प्रकाश संश्लेषण करता है। यहाँ पर ये क्या करेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर ये प्रकाश संश्लेषण करेगा। अब आप मैच करा के देख लीजिए। तो आप देखें पहला गलत हो गया। दूसरा, खाद्य पदार्थ का अगर संश्लेषण करेगा तो अवर्णी लवक करेगा, यानी कि भोजन का संग्रह मतलब खाद्य पदार्थ का। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ये हमारा गलत था। आगे, पादप के लिए रंग का निर्धारण, मेरे भाई रंग की अगर बात कर रहा है तो यहां पर कोई हरा रंग की बात नहीं कर रहा है। अगर पादप में हरा रंग बोलता तब हम कहते सही है, लेकिन अगर रंग बोल दिया तो रंग तो कोई भी हो सकता है। तो रंग के लिए कौन आएगा, तो क्रोमोप्लास्ट आएगा, जिसको वर्णी लवक कहते हैं। तो मेरे भाई यहां पर वर्णी लवक होगा, इसलिए ये गलत हो गया। तो रंग के लिए हम लोग कहेंगे हरित लवक नहीं होगा, हम कहेंगे केवल और केवल दूसरा सही है। लेकिन सुमेलित कौन सा सही नहीं है, तो पहला और तीसरा सही नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन के तुम आंसर करोगे तो आंसर तुम क्या करोगे, तो ए आंसर तुम्हारे राइट हो जाएंगे। ठीक है, हाँ ल्यूकोप्लास्ट ही होता है, इसका नाम ल्यूकोप्लास्ट ही होगा, इसको ल्यूकोप्लास्ट ही कहते हैं। ठीक है, लिख लो, इसको ल्यूकोप्लास्ट ही कहते हैं। बिल्कुल सही बोला है मेरे भाई, मुझे भी याद रहा, इसको ल्यूकोप्लास्ट ही कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, तो ल्यूकोप्लास्ट ही बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, अगला हम लोग यहां पर देखते हैं। ये तो क्वेश्चन मेरे भाई आपको डिस्क्राइब हम कर चुके हैं। कह रहा है कि वृषण की बात करा, जिसको टेस्टिस हम लोग कह रहे थे, जिस धानी में होता है, यानी कि मेरे भाई टेस्टिस तो पॉच लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर होता है। तो जो पॉच लाइक संरचना होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर, धानी कह दिया गया। और उसी को स्क्रोटल सैक कहते हैं, और उसी को स्क्रोटम भी कहते हैं।
आप देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर अगर क्या करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। आपको विश्वास नहीं होता है तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कराया था, मैंने आपको बताया था मेरे भाई, जो टेस्टिस यहाँ पर है, इस पॉच लाइक संरचना को क्या कहते हैं, स्क्रोटल सैक कहते हैं, इसी को स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। तो आपको यहाँ जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपसे वही चीज यहाँ पर पूछी गई है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करना है तो स्क्रोटम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करता है, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, और याद रखना एंड्रोजन हार्मोन स्रावित करता है तो वो कौन करता है। तो सबसे पहला चीज तो आपको ये समझना है कि अगर हम इस एंड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, ये जो एंड्रोजन हार्मोन होता है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है, ये एंड्रोजन हार्मोन हमारा स्टेरॉयड हार्मोन है कहलाता है। ये कैसा हार्मोन है, ये स्टेरॉयड हार्मोन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये स्टेरॉयड हार्मोन हम क्यों कह रहे हैं, लेकिन जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं मेरे भाई वो सेक्स हार्मोन की हम बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सभी सेक्स हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। आप एक लाइन में जान लीजिए, सभी सेक्स हार्मोन क्या होंगे तो वो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। और अगर सभी सेक्स हार्मोन की बात करते हैं, इसमें मेल हार्मोन भी होगा और साथ ही साथ इसमें क्या होगा तो कहेंगे यहाँ पर मेल हार्मोन तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ इसमें फीमेल सेक्स हार्मोन भी होगा। तो इसमें मेल सेक्स हार्मोन और इसमें कहेंगे यहाँ पर फीमेल सेक्स हार्मोन। तो जितने भी यहाँ पर सेक्स हार्मोन से रिलेटेड है वो सभी के सभी हमारे यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है, वो हमारा क्या है तो स्टेरॉयड हार्मोन है। तो यहाँ पर एक टर्म हम लोगों को सीखने को मिला कि जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, तो स्टेरॉयड हार्मोन सभी सेक्स हार्मोन होंगे, इसमें मेल हार्मोन भी होगा। तो मेल सेक्स हार्मोन में कौन आता है, आपको पता होगा मेरे भाई, इसमें हमारा टेस्टोस्टेरोन आता है जो हमारा टेस्टिस बनाता है। और दूसरा, अगर हम फीमेल सेक्स हार्मोन की अगर बात करेंगे तो आपको पता होगा कि ओवरी से सिक्रेट करता है, और हम लोग जानते हैं एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन की हम बात करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन की बात करते हैं, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर तो अगर बात करते हैं मेरे भाई प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की हम बात करते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की भी बात कर लेते हैं। ये सब हमारे क्या तो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन कहां से होता है, तो स्टेरॉयड हार्मोन इसको हम लोग कहते हैं, और इसका सिक्रेशन कहां से होगा तो ये आपसे पूछा गया। तो याद रखना कि मेल पर्सन में मेरे भाई जो मेल सेक्स हार्मोन हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की हम बात कर रहे हैं, ये कहां सिक्रेट करता है, तो ये लेडिंग सेल से सिक्रेट करता है। ये किससे मेरे भाई, तो याद रखना ये लेडिंग सेल से, किससे, ये लेडिंग सेल से सिक्रेट करता है, ये लेडिंग सेल से सिक्रेट करता है। अब ये लेडिंग सेल कहाँ पे होता है, तो जो लेडिंग सेल होता है मेरे भाई, ये जो लेडिंग सेल होता है ये कहाँ पे, तो टेस्टिस में होता है। और ये जो लेडिंग सेल हमारा है इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल के नाम से भी जानते हैं। इसी लेडिंग सेल को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। याद रखना मेरे भाई, यही लेडिंग सेल इंटरस्टिशियल सेल होगा। और ये लेडिंग सेल हमारे जो मेल सेक्स हार्मोन की हम बात करें टेस्टोस्टेरोन, जो हमारे टेस्टिस में ये मौजूद होता है। ये लेडिंग सेल कहाँ पे होगा, तो टेस्टिस में होता है। ये कहाँ पे होगा मेरे भाई, तो कहेंगे टेस्टिस में होगा। और ध्यान रखना उसी को टेस्ट हम लोग इंटरस्टिशियल सेल के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन तो मेरे भाई आसान है, इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो। कह रहा कि फ़ारेनहाइट में अगर कोई तापमान दे रखा है तो आप उसको केल्विन में बता दीजिए। तो मेरे भाई एक रिलेशन आप जानते होंगे कि C/5 इक्वल टू क्या होता है, F-32/9 होगा। K-273 अपन में क्या होगा, तो यहाँ पर 5 होगा, इक्वल टू R/4। ये तो सब लोग को पता है, ये पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। तो मेरे भाई अगर आपको फ़ारेनहाइट में कोई चीज़ अगर दे रखा है और आपको किस में चाहिए, अगर आपको यहाँ पर केल्विन में चाहिए, तो फ़ारेनहाइट और केल्विन को बराबर कर लीजिएगा। तो आप F-32/9 कर लीजिएगा, बराबर में K-273 डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिएगा। आपको फ़ारेनहाइट दे रखा है, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट है मेरे भाई, तो 113 डिग्री आपको दे रखा है। -32 डिवाइडेड बाय 9 बराबर K-273 डिवाइडेड बाय 5। यहां से मेरे भाई K का वैल्यू निकाल लेना, आप कैलकुलेट कर लेना, ये 318 केल्विन आपके आएंगे। हमको डायरेक्ट याद था, हम यहाँ पर आपको बता दिए मेरे भाई, आंसर हमारा ये होगा। लेकिन अगर आपको किसी से भी किसी में भी जाना, क्या फर्क पड़ता है, तो माइंड को रिलैक्स करके आपको जिससे जिसमें जाना है आप इस फार्मूला का यूज करेंगे, हर एक जगह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेरा रिजल्ट 1 मंथ पहले आया है, कोई दिक्कत नहीं, जिनके भी रिजल्ट आ चुके हैं आप सभी लोग TRE 4 के लिए एलिजिबल होंगे। TRE 4 का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। अभी आप सोए हुए हैं, अचानक आएगा, आपका नींद उड़ जाएगा, अचानक नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता चल जाएगा। TRE 4 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, बहुत जल्द। ठीक है, रिजल्ट TRE 3 का बाद में हो सकता है, लेकिन TRE 4 का नोटिफिकेशन हमको लगता है जहाँ तक कि बहुत जल्द आएगा, और मुझे लगता है कि एग्ज़ाम आपके बहुत जल्दी होंगे।
आगे बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर बहुत जल्दी क्या, ये मान के चलो कि नवंबर दिसंबर या फिर अक्टूबर नवंबर, अब समय कहाँ है, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीना है। और 3 महीना में तुम इतना बिजी रहोगे तुमको खुद पता नहीं चलेगा। और इन 3 महीना में जम के टीचर को भी पढ़ाना पड़ेगा, आपको भी कंटेंट पढ़ाना पड़ेगा, थ्योरी और जो क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं सब पैरेलली आपको सिखाते रहना पड़ेगा। अगर आप सब कुछ देखो, सब कुछ तो बना हुआ आपको मिल रहा है, फिर भी रिजल्ट अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके मेहनत में कमी हो रही है। तो आपको मेहनत हमसे ज़्यादा करना है, ठीक है। अचानक ही होता है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको कि यहाँ पर सोडियम का परमाणु संख्या 11, नीचे वाला परमाणु संख्या ऊपर वाला द्रव्यमान, कह रहा है कि इसमें से एगो बीटा अगर निकलेगा तो बताइए क्या होगा। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई एलिमेंट एक्स है, अगर एक्स एलिमेंट है, इसकी परमाणु संख्या है, द्रव्यमान संख्या बी है, अगर इससे एक बीटा निकलेगा तो क्या होगा, एगो बीटा के निकलने से क्या होगा, एक बीटा के निकलने से ये एलिमेंट बदल जाएगा। अब ये एलिमेंट एक्स नहीं रहेगा, ये एलिमेंट मान लेते चेंज होकर के वाई हो गया। इसके परमाणु संख्या में क्या होगा, इसके परमाणु संख्या में एक आकर के जुट जाएगा। परमाणु संख्या में कितना जुड़ेगा मेरे भाई, तो परमाणु संख्या पहले ए था तो अब ये इतना जुड़ गया, लेकिन बी जैसा था वैसा ही रह जाएगा। तो ऐसा ये प्रॉपर्टी इसका होता है, याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप एग्जाम्पल दे रखा है सोडियम, और सोडियम का परमाणु संख्या 11 और ये दे रखा है 22। अब कह रहा है कि इससे निकाल दीजिए एक बीटा, क्या फर्क पड़ता है, जैसा है वैसा करेंगे। तो एक बीटा अगर निकलेगा तो जाहिर सी बात है परमाणु संख्या में एक बढ़ोतरी होगा। तो मेरे भाई 11 अगर सोडियम का परमाणु संख्या होता है तो 12 तो मैग्नीशियम का होता है। तो हम हंसते कहेंगे यहाँ पर हमारा 11 + 1 यानी कि 12 हो गया, और 12 किसका होता है, तो मैग्नीशियम ही होगा सर, क्योंकि मैग्नीशियम का ही 12 होता है। तो अब इसमें कोई अंतर होगा सर, नहीं होगा। हम कहेंगे ये वाला हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। तो मेरे भाई कौन सा यहाँ पर हमारा तत्व बना, तो मैग्नीशियम बन जाएगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जाएगा। आगे चलते हैं अगला, ध्वनि तरंग के प्रगमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो मेरे भाई ध्वनि तरंग पानी से होकर गुजर, देखो ध्वनि तरंग को गुजरने के लिए माध्यम चाहिए, ठोस, द्रव और गैस। ध्वनि कहीं भी ट्रेवल कर जाएगी, इसके लिए निश्चिंत रहिए, लेकिन ध्वनि कभी भी निर्वात में गमन नहीं करती, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ध्वनि तरंग कह रहा है कि निर्वात से होकर के गुजर सकती है। मेरे भाई निर्वात दिया तो एकदम बिल्कुल गलत है, ये तो एकदम गलत है। तो कौन सा सही नहीं है, तो हम कहेंगे ये सही नहीं है, तो यह आंसर होगा, ये सही नहीं है, निर्वात से नहीं जाएगा। ये हवा से जाएगा, जाएगा, पानी से जाएगा, जाएगा, मेरे भाई माध्यम से जाएगा, लेकिन बिना माध्यम का नहीं जाएगा। आगे अगला कहता है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो मेरे भाई जो समतल दर्पण होता है, इस समतल दर्पण की अगर बात होती है ना, तो हमारे जहन में एक ही चीज आता है। समतल दर्पण की अगर बात होती है, इसको प्लेन मिरर कहते हैं। इससे बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब देता है। ये कैसा मेरे भाई, तो हमेशा ये आपको काल्पनिक ही देगा, और काल्पनिक होगा तो हमेशा सीधा ही होगा, ये तो इसके साथ सटा हुआ ही आता है। दूसरी बात, अगर सीधा होगा तो इसके आवर्धन की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। दूसरी बात, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब मेरे भाई पार्श्व उल्टा होता है। कैसा होगा, तो पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा का मतलब दर्पण के सामने अगर खड़े होगे तो आपका बायां हाथ आपको दाहिना दिखेगा और दायां हाथ आपको बाहिना दिखेगा, उसी को पार्श्व उल्टा या पार्श्व व्युत्क्रम भी बोलते हैं। आगे ध्यान रखना कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आपको समान आकार का मिलेगा, हमें केवल और केवल समान आकार का। केवल कैसा मेरे भाई, ना छोटा ना बड़ा, केवल समान आकार का ही देता है। केवल समान आकार का, केवल समान आकार का प्रतिबिंब आपको देगा। केवल कैसा, तो समान आकार का, कैसा, तो काल्पनिक, यानी दर्पण के पीछे बनता है। तो कह रहा है मेरे भाई कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इसका आकार वही होता है जो वस्तु का होता है। बिल्कुल सही बात है। यानी आप कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा, जो वस्तु का आकार होगा, वही प्रतिबिंब का आकार होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा, गलत को खोजना है। और यह पार्श्व रूप से उल्टा होता है, तो मेरे भाई पार्श्वीय व्युत्क्रम कहने का मतलब है, पार्श्व उल्टा को पार्श्व व्युत्क्रम भी कहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। पार्श्व उल्टा मतलब पार्श्व व्युत्क्रम की बात कर रहा है। ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो काल्पनिक हमेशा, हमेशा, वास्तविक तो सोच भी नहीं सकते हैं। ये आपका रॉन्ग हो गया, रॉन्ग आंसर करना था, आंसर करेंगे सी। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर पर क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
अगर कोई सुपर कंडक्टर है तो इसको हम लोग अति चालक के नाम से जानते हैं। सुपर कंडक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, इसको अति चालक कहेंगे। और अगर हमारा कोई अति चालक है, सुपर कंडक्टर है, तो इसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है इसकी रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, इसकी रेसिस्टिविटी को रो से दिखाते हैं, इसकी वैल्यू 0 होती है। अगर इसकी रेसिस्टिविटी 0 होगी, इसका रेजिस्टेंस भी मेरे भाई लगभग 0 हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस 0 होगा तो करंट आसानी से पास करेगा। तो सुपर कंडक्टर हम लोग ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिसका रेसिस्टिविटी 0 होता है, यानी प्रतिरोधकता कम होगा, प्रतिरोध कम होगा, करंट आसानी से जाएगा। तो मेरे भाई जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम प्रतिरोध देगा, यानी कहने का मतलब है जिसमें करंट आसानी से जाएगा, चूंकि न्यूनतम प्रतिरोध देगा। न्यूनतम रोधी का मतलब क्या कहने वाला, न्यूनतम प्रतिरोध देगा, नहीं के बराबर देगा, चूंकि रेजिस्टेंस 0 हो गया। तो मेरे भाई ये स्टेटमेंट हमारा यहां सही है और इसी के लिए ये फेमस भी होता है। आगे चलते हैं, ये सब तो आपको ध्यान रखोगा मेरे भाई। यहां पर बोला गया क्यूरी, एक हमारे यहां पर हम क्यूरी की बात करेंगे। और क्यूरी ने हेनरी बैकरल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ क्या किया था, तो यहां पर मेरे भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट का खोज किया। कब किया, तो 1903 ईस्वी में, याद रखना है इसको। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी, फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। कब, तो 1903 में। ये क्वेश्चन लिंक करके तुमसे पूछ सकता है कि मैडम क्यूरी को कब नोबेल प्राइज दिया गया, किस फील्ड में दिया गया था। और मेरे भाई नोबेल प्राइज कब, तो 1903 ईस्वी में भौतिकी में दिया गया। किसकी खोज के लिए, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज के लिए, ध्यान रखेंगे। अगला है, ये सब तो आप, ऑडोमीटर हम लोग लगाते हैं गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए। ऑडोमीटर विद्युत चुंबकीय आवृत्ति को मापने के लिए। एमीटर हमारा विद्युत शक्ति को मापता है। इसमें से मेरे भाई अगर दे रखा है तो ये दोनों स्टेटमेंट तो हमारा सही है, सुमेलित कौन सा नहीं है। यहां पर विद्युत शक्ति नहीं होना चाहिए। एमीटर तो मेरे भाई विद्युत धारा को मापता है, विद्युत शक्ति नहीं होना चाहिए। विद्युत धारा होता तो सही होता। अगर इस क्वेश्चन के अगर आंसर्स को अगर हम लोग देखें तो क्या दे रखा है, तो यहां पर हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एमीटर, यानी कि इसी को गलत कह रहा है। यानी कि यहां पर विद्युत शक्ति नहीं होगा। और विद्युत शक्ति बोल दिया तो इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहा है, तो वहां पर हमारा एनर्जी की बात हो रही है। तो यहां पर हम कहेंगे विद्युत धारा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था मेरे भाई, ये विद्युत धारा को मापता है एमीटर हम लोग। और आमीटर को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, तो तार के साथ में सीरीज में जोड़ करके धारा मापते हैं। ये हमारा गलत है, तो गलत आंसर करना था, आंसर खत्म। आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। और आपको पता होगा कि जब कभी भी आपको 3D इमेज चाहिए, कैसा इमेज चाहिए, 3D इमेज चाहिए, तो आप होलोग्राफी करते हैं। इसमें और कुछ हम नहीं बताएंगे, एक लाइन का क्वेश्चन ही आता है। ये भी बात आपको पता होगा मेरे भाई कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो हमारा होता है, ये 5वीं अवस्था में आता है। ये बात भी आपको पता होगा। आप जानते हैं पदार्थ की कितनी, तो 5 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। याद रखना, चौथी और 5वीं जो हमारा होता है प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसका इस्तेमाल जनरली नहीं होता है। जनरली हमारे लाइफ में अगर इस्तेमाल होता है तो ठोस, द्रव और गैस ही होता है। आगे है कि ट्राइटियम में बोला गया है, ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो मेरे भाई हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स होते हैं, जिसको हम लोग ट्राइटियम कहते हैं, 1H3 होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग ट्राइटियम कहते हैं। इसमें ट्राइटियम में अगर आपको ये बताना है कि कितने इसमें हमारे प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, तो मेरे भाई प्रोटॉन की संख्या तो परमाणु संख्या हो गया, तो ये तो 1 हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या को घटा देंगे 3 में से 1, तो 3 में से 1 बराबर कितना होगा, तो 2 हो गया। तो न्यूट्रॉनों की संख्या 2, प्रोटॉनों की संख्या 1, तो मेरे भाई 1 और कितना, तो कहेंगे 2 आंसर। और ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। अगला है कि अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की बात कही गई है। और जो पोटेशियम परमैंगनेट हमारा होता है, इसी को तो हम लोग KMnO4 कहते हैं। कि फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया में KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या, Mn के जो ऑक्सीकरण संख्या अवस्था में परिवर्तन है। तो मेरे भाई सबसे पहले तो आप क्या करिए, तो KMnO4 की अगर बात करते हैं, इसमें हमको मैग्नीज का क्या चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या। सबसे पहले ये निकालेंगे। अगर इसको x मान लेते हैं, जिसका चाहिए उसको x मान लिए। और अगर हमारा हाइड्रोजन पोटेशियम की बात करें, तो पोटेशियम हमारा पहले ग्रुप के एलिमेंट होता है। और पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे पीरियोडिक टेबल में, उसका +1 हमारा क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और ऑक्सीजन का तो -2 होता है, तो ऑक्सीजन स्टेट का -2 हो गया, तो -2। लेकिन कितने ऑक्सीडेशन है, तो 4 है। और बराबर कर देंगे 0। और x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो कहेंगे 7। लेकिन ये x क्या है, तो कहेंगे हमने किसको माना, तो हमने मैग्नीज को माना है x। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है।
अब कहता है जब उसको हम लोग अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो ये मैग्नीज जो है मेरे भाई ये टूटेगा, अलग होगा। जब ये टूटेगा तो इसमें से जैसे ही आप इसको एसिड में मिलाओगे तो इस एसिड में टूटने के बाद ये क्या देगा, तो यहां पर Mn2+ देता है, मैग्नीज 2+ में निकलेगा। और जब 2+ में देगा तो ये 2 आयंस इस पर आएंगे और यही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो +7 से कहा जाएगा तो +7 2 में चला जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। पहले उसका मैग्नीज का कितना था, तो पहले कुछ नहीं था, तो पहले मैग्नीज हमारा न्यूट्रल अवस्था में था तो हम कहेंगे उसका 7 था। लेकिन जैसे उसका सॉल्यूशन बनाए तो Mn2+ हमारा ब्रेक कर जाने के बाद 2 हो गया, +2 हो गया, हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गया। आगे चलते हैं। अगला, सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल हम लोग अग्निशामक के रूप में क्यों करते हैं? तो मेरे भाई जो हमारा यहाँ पर अग्निशामक होता है, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा घर में आसपास में, आप देखते होंगे जो मॉल्स वगैरह होते हैं उसमें सिलेंडर के रूप में लाल कलर का आपको दिखता होगा, वो हमारा क्या है तो कहेंगे फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, आग बुझाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से लगी आग को बुझाने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट वाला जो हमारा होता है, इसको हम लोग कहते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग जहां पर बिजली से लगती है आग वहां पे बुझाते हैं। और हम लोग बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग यहाँ पर बेकिंग सोडा कहते हैं, इसके साथ इसमें H2SO4 को डाला जाता है, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। जब दोनों का रिएक्शन होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से इलेक्ट्रिसिटी को बुझाते हैं। या इलेक्ट्रिसिटी, कहीं पर शॉर्ट सर्किट से आग अगर लग जाएगा, पानी अगर डालिएगा तो आपको करंट मार देगा। अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गया, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का छिड़काव करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का करेगा तो उसको बुझा देता है। क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर का एक आवरण बना लेगा, क्योंकि मेरे भाई किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ये उसके ऊपर आवरण बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और उसको ऑक्सीजन मिलने नहीं देता है, जिसके कारण वो बुझ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही यहां पर होगा और हम कहेंगे वो आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करता है और उसी से कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कि निकेल हमारा एज ए कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल होता है और वनस्पति तेल का हाइड्रोजनेशन करके वनस्पति घी बनाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई यहाँ पर निकल हमारा उत्प्रेरक के रूप में काम करता है और जिसको हम लोग संकलन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किसमें फल की बहुत तेज सुगंध होती है मेरे भाई, वो इथाइल एसीटेट के कारण हम कहते हैं कि हमारा हमारा फ्रेग्रेंस आता है। ये कारण आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई 40 क्वेश्चन का डिस्कशन आपका यहाँ पर एंड होता है। बस हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग लगातार तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। मंडे टू फ्राइडे 40 क्वेश्चन हम आपके साथ लेकर के आएंगे ही आएंगे। डेली 8:30 बजे हम लाइव आएंगे और 10 साढ़े 10 बजे तक आपकी ये क्लासेस चलेगी। लेकिन इससे आपको अनेक के फायदे होंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग लगातार मेहनत कीजिएगा तो श्योर सफलता आपको जरूर आपके सामने आएगी। आप अपने आप पर कॉन्फिडेंट होकर के काम कीजिए। दुनिया क्या कहती है आपको परेशान नहीं होना, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने आप काम पे ध्यान देना है। 38 नंबर गलत है, क्या है? हाँ, तो आग की गर्मी प्राप्त कर या CO2 गैस उत्पन्न करता। मेरे भाई मेनली आपको ध्यान रखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारा होता है H2SO4 के साथ रिएक्शन करके ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है और यही गैस हमारा अग्निशामक के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, उस पर्पज से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए आज की क्लासेस को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।